स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। इन टूडेज क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सॉइल यूनिट। आज हम सॉइल यूनिट से अपना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल नहीं, हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे सॉइल से रिलेटेड कि हमारा सॉइल है क्या, कहाँ से बना था। बिकॉज आप ऑप्शनल के लिए तैयारी कर रहे हैं तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर यू कि व्हाट इज सॉइल, उसमें मिनरल्स क्या है, रॉक्स क्या है, वेदरिंग क्या होता है, व्हाट आर द फैक्टर्स विच इम्पैक्ट द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। आफ्टर दैट योर सॉइल classification is there, soil horizon, soil profile is there. So we will slowly proceed with the unit. हम आराम से करेंगे इस यूनिट को, ठीक है। बट बिफोर दैट जस्ट टेल मी वन थिंग, क्या हमने क्रॉप इंटेंसिफिकेशन कवर किया है? जहां तक मुझे ध्यान है हमने कवर नहीं किया है। बताइए, किया है क्रॉप इंटेंसिफिकेशन? नॉट डन ना? यस। फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास आई विल लुक अपॉन द स्केड्यूल। मैं स्केड्यूल पर ढंग से ध्यान दे करके फिर आपकी क्लासेस अपलोड करवाया करूंगी, बिकॉज देर आर लिटिल बिट मिसमैच विद द टीम के साथ कुछ मिसमैच हो रहा है। बट दिस प्रॉब्लम विल नॉट बी देयर फ्रॉम द नेक्स्ट वीक से नहीं होगी, ठीक है। हम अच्छे से करेंगे, कौन सा टॉपिक है नहीं है। सो फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट योर सॉइल। हम सॉइल स्टार्ट करेंगे, बट आज भी हम सॉइल का इंट्रोडक्शन हम करेंगे, ठीक है। सो क्रॉप इंटेंसिफिकेशन, क्रॉप इंटेंसिफिकेशन कोई बता सकता है मुझे क्या है? वैसे तो हमने क्रॉप इंटेंसिफिकेशन आपका वेरियस वेज में, जो हमारे वेरियस तरीके हैं जिस हिसाब से आपका क्रॉप इंटेंसिफिकेशन किया जाता है वो हमने कर लिया है। बट स्टिल देखो, इंटेंसिफिकेशन का मतलब है कि आप किस तरीके से पर यूनिट एरिया अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं बाय कॉन्टिन्यूअस कल्टीवेशन ऑफ इट। मतलब आपका मेन गोल इंटेंसिफिकेशन में क्या है? आपको प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है। सो हाउ यू हैव टू यूज दैट लैंड, आप उस लैंड को कितने अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, सो दैट कि आपका प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो। अब मुझे एक बात बताइए, आपको एक बहुत अच्छा प्रोडक्शन चाहिए अपनी फील्ड से, सो व्हाट मेजर्स यू शुड अडॉप्ट? आप क्या क्या करोगे अपनी फील्ड में? मान लीजिए एक फार्मर है, वन फार्मर इज देयर, जिसने एक बार क्रॉप लगाया, इरिगेशन दिया, छोड़ दिया कि ठीक है जितना मेरा प्रोडक्शन होगा हो जाएगा, देखी जाएगी, दैट विल ग्रो। नाउ देयर इज अनदर फार्मर जिसने क्या किया, क्रॉप को ग्रो किया, उसने लेबर को भी यूज किया, उसने टाइमली सोइंग किया, टाइमली फर्टिलाइजर दिया, टाइमली इरिगेशन उसने प्रोवाइड किया। सो उसका प्रोडक्शन ज्यादा होगा या फर्स्ट फार्मर का प्रोडक्शन ज्यादा होगा? बताइए। सेकेंड फार्मर का, क्योंकि इंटेंसिफिकेशन अगर आपने करना है तो आपने मैक्सिमम यूज करना है रिसोर्सेज का। यू हैव टू बेटर मैनेज योर रिसोर्सेज टू गेट मोर प्रोडक्शन। आपको इंटेंसिफिकेशन करना है। तो अब मुझे ये बताइए, इंटेंसिफिकेशन के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी हो गई? अगर एक ड्राई रीजन है और एक आपका नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, अब एक बात बताइए, कौन से रीजन में, ड्राईलैंड रीजन में या फिर नॉर्दर्न रीजन में, कहां पर आपका जो है क्रॉप इंटेंसिफिकेशन जो है वो ज्यादा है, किस जगह पर है? इन नॉर्दर्न रीजन और ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। हाँ, नॉर्दर्न रीजन, क्योंकि एक टाइम पे एक फार्मर कई सारे क्रॉप्स को ग्रो कर रहा है एंड ही हैज इंटेंसिफाइड हिज प्रोडक्शन, और उसको जो इनकम रिटर्न मिल रहा है वो काफी ज्यादा वहां से मिल रहा है। सो क्रॉप इंटेंसिफिकेशन क्या है? द सिस्टम ऑफ क्रॉप इंटेंसिफिकेशन रेफर्स टू द इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पर यूनिट ऑफ इनपुट। कि जो आप इनपुट डाल रहे हो, ये इनपुट पे डिपेंड करता है कि आपने जो इनपुट्स यूज किए हैं उसके अकॉर्डिंग पर यूनिट एरिया आपका प्रोडक्शन कितना ज्यादा हुआ है, ठीक है। सो दिस इज योर क्रॉप इंटेंसिफिकेशन। ये क्या है? The system of
intensification of crops refers to an increase, refers to, और बुक्स आ गई आप सभी की, increase in agriculture production increase in agriculture production per unit of inputs. कि आपने पर यूनिट कितने इनपुट्स यूज किए हैं कि आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है ज्यादा हुआ है. इट इंक्लूड्स, अब इसमें क्या यूज होगा, किसके क्या क्या इनपुट्स होते हैं हमारे एग्रीकल्चर में जिसकी वजह से मुझे प्रोडक्शन ज्यादा मिलता है. कैन यू टेल मी कौन कौन से इनपुट्स होते हैं? What are the inputs you needed to get more production? आपको एक अच्छा प्रोडक्शन पाने के लिए क्या क्या डालना पड़ेगा? Water is there, हाँ, फर्टिलाइजर चाहिए आपको, वीडीसाइड्स चाहिए आपको, पेस्टिसाइड्स चाहिए आपको, वाटर मैनेजमेंट चाहिए. यू नीड लैंड ऑल्सो. अगर आपकी सॉइल ही फर्टाइल नहीं होगी तो आपका प्रोडक्शन कैसे अच्छा होगा? सो यू नीड लैंड ऑल्सो. टाइम, एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट में, मान लीजिए आपका ये एक फील्ड है, यू हैव टू इरिगेट दिस फील्ड ऑन 15th जुलाई. आपको 15th जुलाई के अंदर इसको इरिगेशन देना था, बट ड्यू टू सम रीजन यू हैव डिलेड द इरिगेशन और आपने 20th जुलाई को अप्लाई किया. सो क्या ये फ्रूटफुल होगा? क्या ये बेनिफिशियल होगा? विल इट बी बेनिफिशियल? इट विल नॉट बी बेनिफिशियल, क्योंकि यहां तक मेरी क्रॉप जो है उसको मैक्सिमम इंपैक्ट पहुंच चुका होगा. सो आई हैव टू मैनेज टाइम हेयर. मुझे टाइम को भी यहां पे मैनेज करना है कि मैं किस तरीके से टाइमली इनपुट्स डाल करके प्रोडक्शन को ज्यादा कर सकती हूँ यहां पे. सो इसमें नेक्स्ट पॉइंट आप ऐड कर लीजिए. जस्ट गिव मी अ मिनट. ठीक है, अब इसमें किस चीज की जरूरत होगी? इनपुट्स क्या है? द इनपुट इंक्लूड्स, द इनपुट इंक्लूड्स लेबर, टाइम, लैंड, फर्टिलाइजर, सीड, मशीनरी, एक्सेट्रा. ठीक है, सो दीज आर द इनपुट्स. और यू नीड कैश ऑल्सो. ये सभी चीजें आपको खरीदने के लिए या ये सभी चीजें या रखने के लिए यू नीड कैश ऑल्सो. सो सीड, मशीनरी अलॉन्ग विद सम कैश. ठीक है, कैश आप ऐड कर सकते हैं, बट मशीनरी एंड कैश एक्सेट्रा. अब एक कोई पुअर फार्मर है, एक फार्मर सोशियो इकोनॉमिकली काफी अपलिफ्टेड है, उसके पास काफी मनी है. तो अब मुझे एक बात बताइए, कौन सा फार्मर होगा जो क्रॉप इंटेंसिफिकेशन को कर सकता है? रिच वन या पुअर वन? रिच वन, बिकॉज उसके पास रिसोर्सेज है और रिसोर्सेज को परचेज करने के लिए ही इज हैविंग दैट मनी ऑल्सो इन हिज हैंड. तो वो आराम से पैसे खर्च करके इनपुट ले सकता है. बट एक पुअर फार्मर है, उसके पास वो पैसे ही नहीं है, रिसोर्स ही नहीं है कि वो कैसे सेल करके प्रोड्यूस को
खरीदेगा इनपुट्स को. सो कैश इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन क्रॉप इंटेंसिफिकेशन. ओके, सो इनपुट इंक्लूड्स योर लेबर टाइम, लैंड, फर्टिलाइजर, सीड, मशीनरी एंड कैश एक्सेट्रा. What is the aim of crop intensification? The aim is to get a higher output with the less use or less expenditure of the resources. मतलब यहाँ पे बेसिकली मेरा एम क्या होता है क्रॉप इंटेंसिफिकेशन में, दैट आई हैव टू अचीव हायर आउटपुट, कि मुझे ज्यादा से ज्यादा आउटपुट मिले विदाउट गिविंग एक्सेस ऑफ इनपुट और वेस्टेज ऑफ इनपुट. यहाँ मुझे वेस्ट नहीं करने हैं मेरे इनपुट्स को. कि मान लीजिए अगर मैं 80% इनपुट डाल रही हूं तो आई वांट 150% ऑफ द रिटर्न फ्रॉम देयर. मुझे इतना रिटर्न मिलना चाहिए कि मेरे पास एक एरिया है, यहां पर मैं राइस ग्रो कर रही हूं, ठीक है, दिस कंप्लीट एरिया में. सो यहां पर मेरी क्रॉप इंटेंसिफिकेशन ज्यादा नहीं है, बिकॉज इन वन सीजन आई एम गेटिंग ओनली वन टाइप ऑफ क्रॉप फ्रॉम द 4 हेक्टेयर लैंड. मान लीजिए 4 हेक्टेयर लैंड है और यहाँ पे सिर्फ आपने राइस ग्रो किया है, तो यहाँ पे इंटेंसिफिकेशन नहीं है, बिकॉज सिर्फ ओनली वन टाइप ऑफ क्रॉप इज देयर. तो यहाँ पे कुछ इंटेंसिफिकेशन होगा नहीं होगा, बिकॉज सेम लैंड है, सेम टाइम है, फर्टिलाइजर आप सेम यूज कर रहे हो, बहुत ज्यादा आपको प्रोडक्शन मिलेगा नहीं. अब आपने क्या किया, अपनी फील्ड को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया. एक में राइस लगाया, एक में आपने मेज लगाया, एक में आपने मिलेट लगाया. सो यहाँ पर क्या है, लेबर का इंटेंसिफिकेशन हुआ है कि आपने लेबर को डिफरेंट तरीके से यूज किया है. राइस के लिए अलग यूज होगा, मेज के लिए अलग होगा, मिलेट के लिए अलग होगा, पल्स के लिए अलग होगा. फर्टिलाइजर, यू नीड डिफरेंट टाइप ऑफ फर्टिलाइजर फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप. मशीनरी, तो यहाँ पे क्या है, कंप्लीट सिस्टम का इंटेंसिफिकेशन हुआ है. जब हम मोनोक्रॉपिंग प्रैक्टिस करते हैं एट दैट टाइम वी विल से कि मेरा क्रॉप बहुत ज्यादा इंटेंसिफाइड नहीं है. बट व्हेन आई ग्रो एक्सेस मतलब when I fully utilized my area in different type of crop, उस समय मैं कहती हूँ कि यहाँ पे इंटेंसिफिकेशन हुआ है, बिकॉज मैंने डिफरेंट टाइप के इनपुट्स को यूज किया है मेरी फील्ड में मैक्सिमम जितना हो सकता है, जिसकी वजह से मुझे मैक्सिमम आउटपुट भी मिला है. ठीक है, सो दिस इज योर क्रॉप इंटेंसिफिकेशन. अब आप इसका एम लिख लीजिए. एम क्या होता है क्रॉप इंटेंसिफिकेशन का? टू गेट द हायर आउटपुट. क्या चाहिए आपको? आउटपुट ज्यादा से ज्यादा मिले. ठीक है, द एम इज टू अचीव हायर आउटपुट, इज टू अचीव हायर आउटपुट and maximize profit higher output and maximize profit with the use of less or efficient inputs in the कि फील्ड में आप एफिशिएंट वे में और कम से कम आपने इनपुट करना है. लेस एफिशिएंट इनपुट इन द फील्ड विद मिनिमम एक्सपेंडिचर. लेस डाल लीजिए, मिनिमम मत डालिए, विद लेस एक्सपेंडिचर. कम से कम खर्चा करना है. ऐसा नहीं करना है आपने कि लाइक यू हैव वेस्टेड 1 लाख ऑफ मनी और आपको उस क्रॉप से रिटर्न मिला सिर्फ 80,000. सो क्या ये मेरा एक क्रॉप इंटेंसिफिकेशन होगा? यहां से मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हुआ? नहीं हुआ, यहां मुझे लॉस हो गया. सो दिस विल नॉट बी अ प्रॉपर और गुड टाइप ऑफ क्रॉप इंटेंसिफिकेशन. सो दिस इज देयर. अब क्रॉप इंटेंसिफिकेशन में कौन कौन सी प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व होती हैं, क्या मुझे बता सकते हो आप? Practices involved in crop intensification. क्रॉप इंटेंसिफिकेशन में कौन कौन सी प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व होती है? कैन यू टेल मी? थोड़ा सा दिमाग लगाओ. हमने ये सारी जितनी भी प्रैक्टिसेस क्रॉप इंटेंसिफिकेशन में यूज हो सकती है, ये सब हमने कर रखी है.
We have discussed them. Guess कीजिए. हाँ, डबल क्रॉपिंग, ट्रिपल क्रॉपिंग. Intercropping is there, relay cropping is there, sequential cropping is there, ratoon cropping is there. सो ये मल्टीपल क्रॉपिंग आप ऐड कर सकते हो. तो इसमें क्या है, ये हमारे रिसोर्सेज को इंटेंसिफाई कर रही है. लाइक अ फार्मर के पास में 1 हेक्टेयर लैंड है, ठीक है, 1 हेक्टेयर लैंड है और उसने इंटरक्रॉप करके वहां से 3 क्रॉप को एक टाइम में यूज लिया है. तो व्हाट डज इट मीन? ओके, यू मिसअंडरस्टूड द क्वेश्चन. means what are the practices or what are the techniques how you can intensify your crop. ठीक है, कैसे आप crop intensification कर सकते हो. so that is your intercropping. means you have to maximum utilization of your land should be there. कि आप कितना ज्यादा से ज्यादा अपनी लैंड को यूटिलाइज कर सकते हो. दिस इज द क्रॉप इंटेंसिफिकेशन. सो यहाँ पे कौन कौन से टेक्निक्स आपकी इन्वॉल्व होगी लिख लीजिए. इंटरक्रॉपिंग इज देयर, ठीक है, लिख लीजिए. इंटरक्रॉपिंग, ratoon cropping, relay cropping, synergistic cropping, sequential cropping, double, triple cropping, etc. These are the practices which are involved in your crop intensification. ठीक है, अब इसके अंदर आता है हमारा व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स. ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है आपके क्रॉप इंटेंसिफिकेशन के? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्रॉप इंटेंसिफिकेशन. अब क्या ऑब्जेक्टिव है, मैं क्या कर रही हूं यहां पे, बताइए. व्हाट कुड बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ इट? ये टॉपिक ना बच्चों आपका रिवीजन है एक तरीके से. इस टॉपिक में कुछ खास नहीं है, हमने ये सब कुछ डिस्कस कर रखा है. बट आई वाज टेलिंग यू कि अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं. सो बताइए, प्रीवियसली जो हमने यूज किया है, हाँ, मैक्सिमम आउटपुट. सो हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या हो गया? आउटपुट तो है. इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, वेरी गुड. मैक्सिमम यूटिलाइजेशन और मैक्सिमम यूज ऑफ लैंड, कि मेरे पास अगर 1 हेक्टेयर लैंड है तो मैं इस 1 हेक्टेयर लैंड का कैसे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकती हूं. कि भाई एक सीजन है, लाइक खरीफ सीजन इज देयर, सो उस खरीफ सीजन में मैं कैसे वहां से 2 से 3 क्रॉप ले सकती हूँ. मेरा रबी सीजन है, रबी सीजन में कैसे मैं वहां से 2-3 क्रॉप यूज ले सकती हूँ. सो यहाँ ये क्या बताता है? मैक्सिमम यूज ऑफ लैंड, कि आपका कैसे आप लैंड को मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हो. एग्जाम्पल 1 हेक्टेयर लैंड है, तो हाउ कैन I get 2-3 crop in one season. एक सीजन में मैं 2 से 3 क्रॉप कैसे वहां से ले सकती हूँ, ये वो बताता है. सेकंड, अब मान लीजिए मैंने ये कहा डेफिनेशन में या ऑब्जेक्टिव में कि मुझे इनपुट कॉस्ट कम करना है. ठीक है, मुझे इनपुट जो है कम से कम देना है. दिस आई हैव टोल्ड यू. So if there is a more pest attack, there is a insect attack या disease बहुत ज्यादा लग गई, तो क्या मेरा input cost कम होगा? If there is a
lot of insects there, pests there, disease there, then can I say कि my crop intensification is there और मेरा input cost reduce हुआ है? नहीं होगा, because आई नीड पेस्टिसाइड, आई नीड वीडीसाइड, मुझे ये सब की जरूरत पड़ेगी जो मेरा एक क्रॉप प्रोडक्शन को तो डिक्रीज करेगा। इन सब की वजह से क्या होगा, मेरा इनपुट कॉस्ट भी बढ़ेगा और मेरा प्रोडक्शन भी डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इन्फेक्शन है तो हैम्पर करेगा क्रॉप ग्रोथ को, है ना। सो यहाँ पर क्या होता है, इसका एक और ऑब्जेक्टिव क्या है, टू डिक्रीज द इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीज अटैक, टू डिक्रीज insect pest and क्या आपने इंसेक्ट पेस्ट और डिजीज अटैक को कम करना है आपकी फील्ड में, ताकि आपका इंसेक्टिसाइड, वीडीसाइड, इन सब का एक्सपेंडिचर कम हो जाए। और अब आप ये कैसे कर सकते हो, हाउ कैन यू ब्रेक द पेस्ट साइकिल? आप पेस्ट साइकिल को कैसे ब्रेक कर सकते हो, डिजीज साइकिल को कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हो? इज देयर एनी वे? हाँ, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एंड क्रॉप रोटेशन, वेरी गुड। सो बाय डूइंग क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन के साथ हम इसको कर सकते हो। देखा, आज अच्छा लग रहा है क्लास में पढ़ा के, आप लोग जब आंसर कर रहे हो तो। सो नेक्स्ट है टू इंक्रीज। अब देखो, अब मेरी सॉइल फर्टिलिटी है, इफ इट इज डिग्रेडिंग, अगर ये कम हो रही है, काफी ज्यादा कम हो गई, सो मेरा प्रोडक्शन घटेगा, घटेगा कि नहीं घटेगा? प्रोडक्शन ऑब्वियस है मेरा कम होगा। सो व्हाट आई नीड टू इंक्रीज दैट प्रोडक्शन, मुझे क्या चाहिएगा, आई नीड टू इंक्रीज द इनपुट्स, मुझे इनपुट इंक्रीज करने पड़ेंगे। और कौन से इनपुट इंक्रीज करने पड़ेंगे? मुझे फर्टिलाइजर ऐड करना पड़ेगा बहुत ज्यादा। सो दिस इज अगेन नॉट फुलफिलिंग द एम ऑफ आर क्रॉप इंटेंसिफिकेशन। तो हमारा इसमें ये क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए? आर ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी, कि मुझे सॉइल फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करना है और मुझे प्रोडक्टिविटी को भी इंक्रीज करना है। सो टू इंक्रीज soil fertility and productivity, ठीक, ये हो गया। अब इसके अंदर एक और चीज होती है कि जैसे मेरा एक एरिया है, मैंने यहां क्रॉप को ग्रो किया था। इफ आई हैव ग्रोन राइस थ्रू आउट द क्रॉप, मैंने इसके अंदर राइस को ग्रो किया, एंड देयर इज अ सम पेस्ट अटैक, कोई पेस्ट अटैक हो गया, ठीक है, आपका मोज़ेक वायरस लग गया, मान लीजिए मोज़ेक वायरस का अटैक हो गया, इस राइस को इसने सारा का सारा पूरी फील्ड को खत्म कर दिया। सो मेरा लॉस हो गया है। सो क्रॉप इंटेंसिफिकेशन में मेरा एक ऑब्जेक्टिव ये भी होना चाहिए कि इफ देयर इज अ सम क्रॉप लॉस, देन आई कैन रिकवर द क्रॉप लॉस फ्रॉम द अनदर क्रॉप, कि अगर मेरी एक क्रॉप से कुछ लॉस हो गया है तो मेरे पास एक सेकंड ऑप्शन होना चाहिए क्रॉप का, जहां से मैं उस लॉस को रिकवर कर सकती हूँ। सो दिस इज अगेन अ सेकंड नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस क्रॉप इंटेंसिफिकेशन, जहां पे हम क्या करते हैं, टू रिकवर द क्रॉप लॉस फॉर डिफरेंट डॉर्मेंट कंडीशन, ठीक है। जो डिफरेंट डॉर्मेंट कंडीशन है, जहां पर मेरे पास ये जैसे मान लीजिए ड्राई लैंड है, सूखा, ड्राई लैंड नहीं, ड्राई पीरियड है, ड्रॉट पड़ गया, सूखा पड़ गया, तो मेरी क्रॉप सारी खराब हो गई। तो मेरे पास एक ऐसा रिकवरी सीजन होना चाहिए, या मेरे पास ऐसी क्रॉप होनी चाहिए जो मुझे उस डॉर्मेंट कंडीशन के टाइम लॉस हुआ है वो उसे रिकवर कर सके।
ठीक है। और मेरे पास मतलब इस एक तरीके से जो मैं आपको समझा रही हूँ कि मेरे पास एक सेकंड ऑप्शन होना चाहिए फ्रॉम वेयर आई कैन रिकवर द क्रॉप लॉस, जहां से मैं मेरी क्रॉप के लॉस को कर सकती हूँ, रिकवर कर सकती हूँ। देन टू इंक्रीज मिक्स्ड और इंटरक्रॉप प्रोडक्शन, मुझे यहाँ पर इंक्रीज करना चाहिए मिक्स और to increase the practice of mixed or intercropping। ठीक है, इंटरक्रॉपिंग और मिक्स क्रॉपिंग की प्रैक्टिस को मुझे इंक्रीज करना चाहिए, ठीक है, एनहेंस करना चाहिए। टू एनहेंस लिख दीजिए यहाँ पे, टू एनहेंस, to enhance the practice of mixed and intercropping। next हो गया maximum utilization of all the available resources, maximum utilization of all the available रिसोर्सेज, कि मेरे पास जो रिसोर्सेज हैं उनका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होना चाहिए, एंड टू इंक्रीज द इंटेंसिफिकेशन बाय अडॉप्टिंग मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम। एंड नेक्स्ट होना चाहिए टू इंटेंसिफाई system by adopting multiple cropping system। समझ में आया? Is it clear till now? Yes everyone, is it clear till now? अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ लीजिए मेरे से यहां से। कोई क्वेश्चन नहीं है? चलो, सो अब हम ये क्रॉप इंटेंसिटी जो है, ये तो क्रॉप इंटेंसिफिकेशन हमने पढ़ लिया कि ये है। अब एक टर्म होती है क्रॉप इंटेंसिटी। अगर आपकी क्रॉप इंटेंसिटी इंक्रीज होगी तो ही आपका क्रॉप इंटेंसिफिकेशन होगा। इंटेंसिटी ही नहीं होगी तो आपका क्रॉप इंटेंसिफिकेशन कैसे होगा? क्रॉप इंटेंसिफिकेशन में मैं क्या कह रही हूँ कि मुझे मेरा मैक्सिमम आउटपुट चाहिए, और क्रॉप इंटेंसिफिकेशन और मैक्सिमम आउटपुट होगा कैसे? जब आप मैक्सिमम से मैक्सिमम क्रॉप ग्रो करेंगे एक पर्टिकुलर लैंड से। तो ये मेरा क्या होता है? क्रॉप इंटेंसिटी, कि कितनी क्रॉप मैं ग्रो कर रही हूं इन अ गिवन ईयर ऑन अ गिवन लैंड। आया समझ में क्या होता है क्रॉप इंटेंसिटी? इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ क्रॉप ग्रोन इन एन एरिया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और वो टाइम कितना होता है? ओवर अ एग्रीकल्चर ईयर। की एक एग्रीकल्चरल ईयर जो है उस टाइम पीरियड में मैंने अपनी फील्ड से कितनी क्रॉप्स को हासिल किया है, कितनी क्रॉप्स मुझे गेन हुई है वहां से। ठीक है, अब एक फार्मर है, वन फार्मर इज देयर हु इज टेकिंग ओनली वन क्रॉप फ्रॉम हिज फील्ड। वो सिर्फ एक ही क्रॉप ले रहा है वहां से। एंड देयर इज अनदर फार्मर हु इज टेकिंग 3 क्रॉप्स इन एन ईयर। सो किसकी क्रॉप इंटेंसिटी ज्यादा हुई? बताइए। सेकेंड फार्मर की हुई, क्योंकि उसने क्या किया है? वहां पे अपनी क्रॉप्स को ज्यादा से ज्यादा वहां से उसने गेन किया है। ठीक है, ओके, सो लिख लीजिए क्रॉप इंटेंसिटी, लिखिए आप क्या होता है।
It refers to the number of crop grown. It refers to the number of crop grown in a given area. और ये गिवन एरिया हम कितना ले लेते हैं जनरली 1 हेक्टेयर की, 1 हेक्टेयर लैंड में, मान लीजिए कि 1 हेक्टेयर लैंड में गिवन एरिया है वो आपका. इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ क्रॉप ग्रोन इन अ गिवन एरिया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज 1 ईयर. कि 1 ईयर के अंदर आपने अपनी फील्ड के अंदर कितना ज्यादा क्रॉप्स को ग्रो किया है, कितना ज्यादा वहां से आपने अपनी फील्ड से क्रॉप्स को गेन किया है. यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लीजिए, फार्मर 1 एंड फार्मर 2 टेकिंग ओनली 1 crop from 1 hectare land in 1 year. और ये फार्मर क्या है, टेकिंग 3 crops from 1 hectare land in 1 year. So farmer 2 have more क्रॉप इंटेंसिटी. क्रॉप इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए कोई फॉर्मूला होता है? इज देयर एनी फॉर्मूला टू कैलकुलेट द क्रॉप इंटेंसिटी? किसी को पता है? हिमानी? नो आइडिया. ओके, यस, देयर इज अ फॉर्मूला, और इस फॉर्मूला पे कई बार आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं. सो लिख लीजिए क्या होता है क्रॉप इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए, या ही लिख लीजिए क्रॉप इंटेंसिटी इज कैलकुलेट. is calculated by the given formula और ये फॉर्मूला क्या है आपका? क्रॉप इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू ग्रोस क्रॉप्ड एरिया. ये हमेशा परसेंटेज में होती है, ठीक है. इट इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज. ये मैं चलो लास्ट में लिख देती हूँ. क्रॉप इंटेंसिटी हमेशा किस में होगी? ये हमेशा परसेंटेज में होगी. ओके, सो इट इज इक्वल्स टू ग्रोस क्रॉप्ड एरिया डिवाइडेड बाय नेट सोन एरिया into में 100. So this is the formula of your crop intensity. ये आपका फॉर्मूला है क्रॉप इंटेंसिटी का, कि आपने कितना ग्रोस क्रॉप्ड एरिया है और कितना एक फार्मर के पास नेट सोन एरिया है. अगर हम उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे देन वी विल गेट द क्रॉप इंटेंसिटी. ये होता है आपका क्रॉप इंटेंसिटी. अब इसको मान लीजिए, अब इसको निकालना कैसे है, यहाँ पे लिख लीजिए इसकी यूनिट एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज. अब एक 2 वर्ड हमने पढ़े, ग्रोस क्रॉप्ड एरिया एंड नेट सोन एरिया.
नेट सोन एरिया तो क्या हो गया, टोटल लैंड अवेलेबल टू द फार्मर फॉर कल्टीवेशन, ठीक है, टोटल लैंड अवेलेबल टू द फार्मर फॉर कल्टीवेशन। एग्जाम्पल मान लीजिए 100 हेक्टेयर, कैलकुलेशन में हमें इजी हो जाएगा। सो मान लीजिए उस फार्मर के पास कितना लैंड एरिया है, 100 हेक्टेयर, तो टोटल लैंड कितनी है उस फार्मर के पास में, 100 हेक्टेयर। अब ग्रोस क्रॉप्ड एरिया क्या है, कोई बता सकता है, किसी को कुछ आइडिया है ग्रोस क्रॉप्ड एरिया के बारे में? यस, एनीवन, कोई बता सकता है ग्रोस क्रॉप्ड एरिया क्या है? देखो, ग्रोस क्रॉप्ड एरिया क्या होता है कि एक फार्मर जो उसके पास लैंड अवेलेबल है, ठीक है, मान लीजिए एक फार्मर के पास 100 हेक्टेयर लैंड है, तो वो उस 100 हेक्टेयर लैंड को कितनी बार कल्टीवेट कर रहा है एक ईयर में। पहले इसको समझते हैं एक बार, जैसे चलो पहले इसके डेफिनेशन लिखो, आफ्टर दैट आई विल टेल यू होता क्या है ये। ग्रोस सोन एरिया इज अ क्यूमुलेटिव एरिया, is a cumulative area ठीक है, is a cumulative area sown more than once, ठीक है, which was cultivated within a year by the various crop, which was cultivated more than once in an year by various crops, कि बहुत सारी क्रॉप्स के साथ उस एरिया को बार बार कल्टीवेट किया गया है। जैसे एग्जाम्पल में हम समझते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल ऑफ ग्रोस क्रॉप्ड एरिया। अब मैंने क्या कहा कि एक फार्मर के पास नेट सोन एरिया कितना है, 100 हेक्टेयर है मान लीजिए, ठीक है, यहां लिखती हूं मैं नेट सोन एरिया एक फार्मर के पास अवेलेबल है जो है 100 हेक्टेयर। नाउ इन द खरीफ सीजन, अब मेरे पास कितने सीजन हो गए, खरीफ सीजन हो गया, फिर मेरे पास जैद आ गया, सॉरी रबी सीजन आ गया, और रबी के बाद आपका जैद सीजन आ गया। दीज आर द सीजन। अब खरीफ के अंदर भी उसके पास कितना एरिया अवेलेबल है, 100 हेक्टेयर एरिया अवेलेबल है उसके पास। रबी के टाइम पे उस फार्मर के पास कितना एरिया अवेलेबल है, 100 हेक्टेयर, क्योंकि खरीफ की कटिंग के बाद खरीफ क्रॉप है, उसने कल्टीवेट किया, कट कर दिया उस लैंड को, तो उसके पास अभी भी कितने लैंड एरिया अवेलेबल है, 100 हेक्टेयर। जैद क्रॉप, यहाँ पे भी उसके पास कितना एरिया अवेलेबल है, 100 हेक्टेयर। अब मान लीजिए उस फार्मर ने 100 हेक्टेयर लैंड पे तो उसने राइस ग्रो कर दिया, खरीफ सीजन में सारी की सारी फील्ड में उसने राइस ग्रो कर दी। रबी सीजन में उसने सोचा कि आई विल लीव फ्यू ऑफ द लैंड, मैं कुछ लैंड को कल्टीवेट नहीं कर रहा हूं, या मान लीजिए उस एरिया में वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम हो गई या वाटर अवेलेबिलिटी वहां नहीं थी, कोई पेस्ट अटैक ज्यादा हो गया, तो रबी सीजन में उस फार्मर ने सिर्फ 80 हेक्टेयर लैंड के अंदर व्हीट ग्रो किया,
और मस्टर्ड किया, टोटल तो हो गया ना मस्टर्ड। टोटल आपका लाइक यहाँ लिख लीजिए 50 एरिया में उसने वीट ग्रो किया एंड 30 में उसने मस्टर्ड ग्रो कर दिया, टोटल हो गया 80 हेक्टेयर। जैद के टाइम ये कटिंग होने के बाद इस फार्मर ने सोचा कि आई विल प्रिपेयर माय फील्ड, मतलब जो मेरी फील्ड है उसको मैं प्रिपेयर करूंगा नेक्स्ट सीजन के राइस के लिए, तो आई विल कल्टीवेट ओनली द, वैसे ये मैंने गलत बना दिया, जैद सीजन शुड बी इन बिटवीन ऑफ द रबी क्रॉप। इसको दोबारा से ड्रॉ करते हैं। बिकॉज आपका जो रबी है विंटर सीजन हो गया, इसके बाद क्या आएगा आपका मार्च में इसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है, मार्च अप्रैल में, उसी के बाद आता है ना आपका जैद सीजन, और फिर यहां आ गया आपका खरीफ सीजन। तो मान लीजिए फार्मर है, उसे रबी के टाइम में 100 हेक्टेयर लैंड अवेलेबल है उसके पास। इस फार्मर ने 80 हेक्टेयर लैंड को कल्टीवेट किया, जिसमें उसने क्या ग्रो किया, वीट प्लस मस्टर्ड। 50 हेक्टेयर में इसने वीट लगाया और 30 हेक्टेयर में इसने मस्टर्ड लगाया। अब इसकी हार्वेस्टिंग के बाद, ये हार्वेस्ट होने के बाद द फार्मर थॉट कि आई विल ओनली ग्रो कुकुम्बर इन 50 हेक्टेयर। 50 हेक्टेयर लैंड को मैं प्रिपेयर करूंगा खरीफ के लिए, वहां पे मैं ग्रीन मैन्योरिंग करूंगा, कुछ भी कोई भी रीजन था उसने फैलो छोड़ दिया, खाली छोड़ दिया। सो जैद में भी अगेन उसके पास 100 हेक्टेयर लैंड है, यहां पर उसने क्या किया, 50 हेक्टेयर को फैलो छोड़ दिया, खाली छोड़ दिया, और 50 हेक्टेयर में उसने कुकुम्बर ग्रो किया। So 50 हेक्टेयर कुकुम्बर ग्रो कर लिया। खरीफ सीजन, खरीफ के अंदर इसने 100 हेक्टेयर लैंड है यहाँ पे, और इस 100 हेक्टेयर में इसने क्या ग्रो किया, राइस ग्रो किया। सो टोटल लैंड कितनी है, टोटल लैंड उसके पास अभी भी 100 है, एरिया कहीं इंक्रीज नहीं हुआ है। तो नेट सोन एरिया कितना हो गया इस फार्मर के पास, 100। और अब ग्रोस सोन एरिया कितना हो गया, 80 हेक्टेयर यहां पे ग्रो किया, 50 यहां किया, 100 यहां किया, तो 80 प्लस 50 प्लस 100 कितना हो गया, कैलकुलेट करके बताओ। 150, 230 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, 230 है ना। सो टोटल ग्रोस क्रॉप्ड एरिया कितना हुआ, 230। अगर आपसे कोई कहे कि फाइंड आउट द ग्रोस क्रॉप्ड एरिया, तो आप निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, हमें क्या चेकआउट करना है कि उस फार्मर ने रबी के अंदर कितना ग्रो किया था, जैद में उसने कितना ग्रो किया था, खरीफ के अंदर उसने कितना ग्रो किया था। यू हैव टू फाइंड आउट दीज थिंग्स। और आपने ये फाइंड आउट कर लिया तो आप नेट सोन एरिया भी पता लगा सकते हैं, आप ग्रोस क्रॉप्ड एरिया भी लगा सकते हैं पता, और आप क्रॉप इंटेंसिटी भी निकाल सकते हैं। तो अब मुझे बताइए, यहां से क्रॉप इंटेंसिटी कैलकुलेट कीजिए। क्रॉप इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, फॉर्मूला क्या है, CI लिखते हैं हम, क्रॉप इंटेंसिटी को क्या लिखते हैं, CI इज इक्वल्स टू ग्रोस क्रॉप्ड एरिया डिवाइडेड बाय नेट सोन एरिया इनटू में 100। सो दैट इज इक्वल्स टू 230 डिवाइडेड बाय 100 इनटू में 100। तो कितना हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, एंड दैट इज 230%। ठीक है, तो 230% आपका क्या हो गया, ग्रोस क्रॉप्ड एरिया। ठीक है, और अगर आपसे कोई पूछे क्रॉप इंटेंसिटी तो निकाल ली, अगर ये तो आपने पूछ लिया उसने परसेंटेज के बेसिस पे, अगर रेशियो के बेसिस में पूछे, या ये पूछे कितने टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स द फार्मर हैव क्रॉप्ड हिज एरिया, कितने टाइम्स उसने ग्रो किया है, तो क्या करेंगे आप, 230% है, 230% को डिवाइड कर दीजिए 100 से, तो कितना आ जाएगा, 2.3 टाइम्स।
कि जो मेरा एरिया है, मेरे पास 1 टाइम एरिया है, मतलब 100 हेक्टेयर लैंड है, उसको मैंने कितने टाइम कल्टीवेट किया है, तो आई हैव कल्टीवेटेड दैट 2.3 टाइम्स। अंडरस्टूड? ये भी निकाल सकते हैं आप। बताइए, कैन यू कैलकुलेट दिस? सो एक न्यूमेरिकल दे दूं आप लोगों को अभी? आई विल गिव यू होमवर्क एज वेल। एक न्यूमेरिकल आप यही निकालिए। देखो, ये तो क्या है, मेरा परसेंटेज है, और इन इंडिया द एवरेज क्रॉप इंटेंसिफिकेशन इज योर 1.5 टाइम। इंडिया की जो एवरेज क्रॉप इंटेंसिफिकेशन है वो 1.5 टाइम है, बट इट इज डिफरेंट इन डिफरेंट रीजन। जैसे आपका नॉर्दर्न रीजन है, नॉर्दर्न रीजन में समटाइम इट रीचेज टू 250%। जो आपका मिडल एंड लोअर गैंगेटिक प्लेन है, वहां पर आपकी अराउंड 150% है। ठीक है, तो इन इंडिया द क्रॉप इंटेंसिफिकेशन इज डिफरेंट इन डिफरेंट एरिया, और जो हमारी एवरेज आती है, एवरेज क्रॉप इंटेंसिफिकेशन जो है हमारी, वो है 140 और 150% के बीच में रहती है। बट ठीक है, सो दिस इज द क्रॉप इंटेंसिफिकेशन। चलो एक क्वेश्चन लिखो, आंसर बताना है, मैं नहीं इसको सॉल्व करूंगी। A farmer is there, have 50 hectare land, out of which he cultivate 30, out of which, रुक जाओ, out of which 30 hectare of his land is under maize, 50 hectare under bottle gourd, and 50 hectare under mustard in various season. Find out the crop intensity and the time, and find out the how many times the area was cultivated. चलो फाइंड आउट करो, ये आंसर दो। एक फार्मर के पास 50 हेक्टेयर लैंड है, जिसको 30 हेक्टेयर लैंड उसकी है मेज के अंडर, 50 हेक्टेयर है उसकी बॉटल गार्ड के अंडर, 50 हेक्टेयर है उसकी मस्टर्ड के अंदर इन वेरियस सीजन। सो फाइंड आउट द क्रॉप इंटेंसिटी। यू हैव 5 मिनट टाइम, 5 मिनट का टाइम है, जल्दी निकाल के बताइए। 5 मिनट तो लगेंगे नहीं वैसे इसमें, बट ठीक है, चलो बफर टाइम, बी फास्ट। और मुझे ये 4 स्टूडेंट है, 4 आंसर्स चाहिए। बी फास्ट विद द कैलकुलेशन। टू 2.6 टाइम 260, क्रॉप इंटेंसिटी इज 260%। ओके, आदित्य, ऐश्वर्या, हिमानी एंड ऐश्वर्या, ठीक है। चलो चारों ने मुझे आंसर्स दे दिए हैं।
देखते हैं हम कितना है। ग्रोस क्रॉप एरिया कितना है यहाँ पे? ग्रोस क्रॉप एरिया कितना हो जाएगा यहाँ? 30 प्लस 50, 50 50, 100 प्लस 130 हो गया आपका ग्रोस क्रॉप एरिया। CI is equals to gross cropped area divided by नेट सोन एरिया इनटू में 100। ठीक है, तो ये क्या है? ग्रोस क्रॉप्ड एरिया कितना हो गया मेरा? 30 प्लस 50 प्लस 50। 30 मेज के अंडर था, तो मेज वॉज अंडर रबी क्रॉप, तो ये रबी सीजन के अंडर हो गया। बॉटल गार्ड इज योर जैद क्रॉप, तो ये जैद के अंडर होगा। और आपका क्या था? मस्टर्ड था ना, सो मस्टर्ड वॉज योर खरीफ, सॉरी 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 सॉरी, मेज यहाँ पे आ जाएगा खरीफ। 30 प्लस 50 प्लस 50, तो ये आपका मेज था, ये आ गया खरीफ के बीच में। 50 इज अंडर बॉटल गॉर्ड, दैट इज योर जैद क्रॉप। फिर ये आपका आ गया रबी के अंदर, किसके अंदर था? मस्टर्ड। ठीक है, डिवाइडेड बाय 50 इंटू 100, सो कितना हुआ? 130 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 100, तो ये हो गया 2 से चला जाएगा 260%। ठीक है, और कितने टाइम्स हो गया? 2.6 टाइम्स। सो एवरीवन अंडरस्टूड ना व्हाट इज क्रॉप इंटेंसिटी? समझ में आ गया सभी को? सो क्रॉप इंटेंसिटी जो है इंडिया की, क्रॉप इंटेंसिटी is around 145 to 150, is around 145 to 150% on an average. ठीक है, on an average the crop intensity is around 145 to 150% इंडिया में जो है, which is lesser जो कम है एज कंपेयर टू अनदर कंट्रीज लाइक योर ब्राजील हो गया, ठीक है, चाइना हो गया, यूएसए हो गया, इवन अर्जेंटीना इज हैविंग हायर क्रॉप इंटेंसिटी विच इज लेसर देन वेरियस। ये पॉइंट में इसलिए आपको लिखवा रही हूँ बिकॉज दिस इज वेरी यूजफुल पॉइंट इन योर GS3 एंड ऑप्शनल में जब आप आंसर्स लिखोगे तो उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विच इज लेसर देन वेरियस कंट्रीज लाइक यूके, इसकी 190% है, ठीक है, ब्राजील 230%, अर्जेंटीना, हॉलैंड एक्सेट्रा, ठीक है। अब यहाँ इनकी जो क्रॉप इंटेंसिटी है वो ज्यादा क्यों है? बिकॉज इन इंडिया द एग्रीकल्चर इज मोर ऑफ ट्रेडिशनल टाइप, बहुत ज्यादा मशीनरी का यूज नहीं है, फार्मर्स के पास स्मॉल लैंड होल्डिंग है तो बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते अपने लैंड का, बहुत ज्यादा उनके वो इकोनॉमिकली एम्पावर्ड नहीं है तो बहुत ज्यादा रिसोर्सेज के लिए मटेरियल्स को खरीद नहीं सकते। सो हियर इन दिस क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, सॉरी कहाँ दिमाग जा रहा है मेरा, हाँ, सो इन इंडिया देयर इज अ लेसर मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर, हमारा मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर है,
और जो अदर कंट्रीज है वहां पर मैकेनाइजेशन बहुत ज्यादा है। जब मैकेनाइजेशन इंक्रीज होता है तो देयर इज अ इंक्रीज इन क्रॉप इंटेंसिटी, क्योंकि लेबर का यूटिलाइजेशन कम हो जाता है। एक मैनुअल लेबर है, एक मशीनरी है। लाइक आपको व्हीट हार्वेस्ट करना है, तो व्हीट हार्वेस्ट अगर आप लेबर के थ्रू कराएंगे तो यू आर हैविंग 5 हेक्टेयर ऑफ लैंड, तो इट विल टेक 2-3 डेज। फिर आपको उसके बाद उसको क्या करना है, टाई अप भी करना है, ड्राई करना है, उसके बाद आप उसको हार्वेस्टर से निकालेंगे, तो ये 15 दिन का टाइम लग जाता है इसमें पूरा। आप हार्वेस्ट करा, और कोई लार्ज लैंड होल्डिंग फार्मर है तो वो लेबर से कटवाएगा अपने व्हीट को हार्वेस्टिंग के टाइम, तो उसको और ज्यादा टाइम लगेगा, लाइक 1 मंथ। अब मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर की बात करते हैं। मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर में आपने व्हीट के लिए कंबाइंस देखी है, जो क्या करती है, व्हीट की फील्ड के ऊपर मूव होती है, वो रफेज को अलग कर देती है, ग्रेन को अलग कर देती है, साथ साथ कॉन्टिन्यूअसली। सो अगर कंबाइंस है, कंबाइन हार्वेस्टर्स है वहां पे, तो वो एक दिन के अंदर ही आपकी ज्यादा से ज्यादा लैंड को कल्टीवेट कर देगी, वो वेस्ट मटेरियल को भी मैनेज कर देगी साथ साथ, और साथ साथ आपके ग्रेन्स भी आपके पास आ जाएंगे। तो देखो कितना टाइम सेव हुआ। अब जो फार्मर के पास 1 मंथ का टाइम सेव हुआ है, उसमें वो कोई दूसरी क्रॉप ग्रो कर सकता है। सो दिस इज दैट्स व्हाई मैकेनाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू इंक्रीज योर क्रॉप इंटेंसिटी। सो इंडिया में यही प्रॉब्लम है कि इंटेंसिटी, क्रॉप इंटेंसिटी क्यों कम है, क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर सिस्टम बहुत ज्यादा मैकेनाइज्ड नहीं है। अब वो मैकेनाइज्ड क्यों नहीं है, बिकॉज आवर फार्मर्स आर नॉट वेरी इकोनॉमिकली एम्पावर्ड एंड जनरली दे आर हैविंग वेरी स्मॉल लैंड होल्डिंग्स, एंड generally your 70% area is under dryland or rain fed agriculture, जहां पे irrigation facilities बिल्कुल भी नहीं है। but the crop intensification is very high in northern India, specifically in your Punjab, Haryana and western UP। ये जो 3 regions हैं, इनके अंदर crop intensification बहुत ज्यादा है, because the farmers are economically empowered। वो already वहां पर empowered थे, but green revolution के बाद और ज्यादा उनकी income resources बढ़े, and they are more powerful as compared to the other region। so उनके पास में money है, they can spend that money on the resources, that's why the mechanization is very high in those regions। like these peoples are having your combine harvester, your small machineries, combines are there, every type of machinery is available there। और यहाँ पे अगर आप labor का भी देखेंगे ना, like my father belongs to a farmer community, और like last month my father passed away due to some reason, but till that he was practicing agriculture, वो agriculture practice करते थे। so I was much aware about these things। वहां पर क्या था, जो एग्री लेबर है इन पंजाब हरियाणा, so इनका जो डेली वेजेस है दैट इज वेरी हाई एज कंपेयर टू द अदर रीजन। यहाँ पे डेली वेज जो है, एक लेबर जो है, इट चार्जेस अप्रोक्सीमेटली 600 to 700 रुपीज। जब पीक सीजन होता है, पीक सीजन में ये 600-700 रुपीज, लाइक समटाइम 800 रुपीज भी चार्ज करते हैं। और अगर आप दूसरे स्टेट में जाइए, वहां पर आपका 100, 150, 230 रुपीज इतना लेबर चार्जेस है। इसीलिए आपका माइग्रेशन बहुत ज्यादा हो रहा है। छत्तीसगढ़, झारखंड, आपका बिहार, वेस्ट बंगाल, आपका इन सब रीजन से माइग्रेशन बहुत ज्यादा हो रहा है पंजाब, हरियाणा और दिल्ली रीजन में, बिकॉज यहाँ डेली वेजेस जो है बहुत ज्यादा है। और ये पॉइंट्स मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपके ये GS3 के लिए भी इंपॉर्टेंट है और ऑप्शनल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप आंसर राइटिंग लिखते हो ना, तो आपको आंसर राइटिंग इस तरीके से लिखनी होती है कि एक बैलेंस्ड अप्रोच रखनी है, उसके पॉजिटिव भी बताने हैं, उसके नेगेटिव्स भी आपको बताने हैं। ठीक है, तो आपको वो बैलेंस्ड वे लेकर के चलना है। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, ये एक्स्ट्रा है बट इनको नोट डाउन कर लीजिएगा अपने पॉइंट्स में। ठीक है, अब इन्हीं सब रीजन की वजह से क्या हो रहा है, वहां से लेबर माइग्रेशन बहुत ज्यादा हो गया, तो यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत इंक्रीज हो गई है, स्पेसिफिकली इन पंजाब, हरियाणा एंड दिल्ली रीजन। ठीक है, आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ आई विल टेल यू अ सिनेरियो ऑफ माय विलेज। अर्लियर व्हेन देयर इज अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाते हैं तो लाइक ऑटो रिक्शा है, कैब ऑटो रिक्शा है, बसेस एंड ऑल दीज थिंग्स, तो पहले क्या था, रीजनल लोकल पीपल आपको दिखाई देते थे वहां पे। ठीक है, आज जब आप जाते हो लोकल पीपल 1 या 2 दिखाई देंगे, ऑल आर दीज माइग्रेटेड लेबर्स। क्योंकि बहुत ज्यादा आपका एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप हुआ है, यहाँ पे बहुत ज्यादा मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर है, वेजेस बहुत ज्यादा है, तो क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ पर इंक्रीज हुई है यहाँ पे। ठीक है, जिसकी वजह से रिसोर्सेज पे बर्डन आया है, स्पेसिफिकली और लैंड एरिया। अब माइग्रेशन हुआ है तो क्या हो गया आपका,
रेंटेड हाउस इंक्रीज हुए, रेंटेड हाउस इंक्रीज हुए तो लोकल जगह पर भी मार्केट अवेलेबिलिटी हो गई है, डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पे बहुत ज्यादा बर्डन आ गया है। तो दीज थिंग्स हैपन टू दैट। ठीक है, तो ये क्या था हमारा क्रॉप इंटेंसिफिकेशन। और हाउ कैन वी इंक्रीज द क्रॉप इंटेंसिटी, लिख लीजिए मेथड्स टू इंक्रीज। चलो आप लोग बताइए, हमने इतना पढ़ लिया, नाउ यू हैव टू टेल मी व्हाट आर द मेथड्स टू इंक्रीज क्रॉप इंटेंसिटी। हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं क्रॉप इंटेंसिटी को, बताइए। मैकेनाइजेशन, चलो मैकेनाइजेशन भूल जाओ, मैकेनाइजेशन तो मैंने बता दिया। सम अनदर पॉइंट्स। वेरी गुड। अर्ली मैच्योरिंग सीड्स या फिर हम हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स को यूज करके कर सकते हैं। एक्सीलेंट। इरिगेशन फैसिलिटीज आर देयर, हम इरिगेशन फैसिलिटीज को यूज कर सकते हैं। और बताइए, बाय अडॉप्टिंग मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम हम कर सकते हैं। हाँ, इरिगेशन फैसिलिटीज आर ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। इंटेलिजेंट हो गए आप लोग तो बहुत, इतना भी इंटेलिजेंट नहीं होना होता है। चलो लिखो पॉइंट्स। बाय इंप्रूविंग irrigation facilities, ठीक है, बाय इंप्रूविंग, हाँ, कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ फार्मिंग, ठीक है, बाय यूजिंग HYV seeds like short duration variety, short duration and high yield variety. अब इसके अंदर हम पेस्ट रेजिस्टेंट, डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटी भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज दे विल रिड्यूस द इनपुट कॉस्ट ऑफ पेस्टिसाइड। हमारी हीट टॉलरेंट वेराइटी हो गई। अब मान लीजिए मुझे राजस्थान में कोई क्रॉप ग्रो करनी है, बट वहां पे वो क्रॉप हाईली सस्पेक्टेबल टू टेम्परेचर है, तो मैं हीट टॉलरेंट वेराइटी यूज कर सकती हूँ, तो वहां पे भी क्या हो जाएगा, क्रॉप इंटेंसिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, बाय यूज ऑफ मशीनरी या फिर मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर, मेरा इनपुट मेरा क्रॉप इंटेंसिफिकेशन होगा। ठीक है, कंजर्वेशन, बाय अडॉप्टिंग कंजर्वेशन मेथड्स, बाय अडॉप्टिंग कंजर्वेशन मेथड्स like soil and water conservation। ठीक है, इन मेथड्स को अडॉप्ट कर सकते हैं हम। कॉमर्शियलाइजेशन कर सकते हैं, जेशन ऑफ एग्रीकल्चर लाइक कैपिटलिस्ट फार्मिंग हो गया आपका, कोऑपरेटिव फार्मिंग हो गया,
So you can increase the crop intensification by adopting these measures. Yes, clear हो गया यहां तक? अब मुझे एक बात बताइए, क्या इंडिया के अंदर क्रॉप इंटेंसिफिकेशन सब जगह सिमिलर है थ्रू आउट द कंट्री? व्हाट इज कोऑपरेटिव फार्मिंग? देखो, कोऑपरेटिव फार्मिंग में क्या होता है कि कोऑपरेटिव्स क्या है, पहले आप मुझे बताइए, आपको पता है किसी को कोऑपरेटिव्स क्या होते हैं? कॉपरेटिव्स वो होते हैं, इट इज अ ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन आप कह सकते हैं, इट इज अ ग्रुप ऑफ 10 to 20 पीपल हु इज हैविंग कॉमन इंटरेस्ट, जिनका कॉमन इंटरेस्ट हो। अब एक विलेज है जिसके अंदर मान लीजिए आपके 20 फार्मर है, दे ऑल आर ग्रोइंग टोमेटो, ठीक है। सो अर्लियर व्हाट दे डू, सेपरेटली वो अपना ग्रो कर रहे हैं, सेपरेटली मार्केट के अंदर सेल करके आ रहे हैं, बट उन्हें कुछ बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो नहीं रहा है। सो दे ऑल टोमेटो ग्रोअर लाइक 20-30 पीपल जो है जो टोमेटो ग्रो कर रहे हैं उस एरिया में, दे कम टुगेदर, फॉर्म अ कोऑपरेटिव, या उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की जिसके लिए उन्हें एक सर्टिफिकेशन लेना होता है गवर्नमेंट से। आजकल तो कोऑपरेटिव फॉर्म करना बहुत इजी है, आफ्टर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन जब से फॉर्म हुई है, हमारी गवर्नमेंट जो है बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही है कोऑपरेटिव को। तो अब उन्होंने क्या किया, बिकॉज एक यूनिटी हो गई उन लोगों के बीच में, ठीक है, तो दे ऑल कम टुगेदर, फॉर्म अ ग्रुप, because they have a common interest. What is the common interest? Tomato growing. So उन्होंने टोमेटो, अब 20 के 20 फार्मर है, 20 हेक्टेयर लैंड में वो टोमेटो ग्रो कर रहे हैं। नाउ दे कैन क्लब देयर प्रोड्यूस, जितना भी प्रोड्यूस हुआ है उसको क्लब कर सकते हैं एंड सेल इट इन द मार्केट सो दैट दे कैन फेच बेटर प्राइस। वो डायरेक्टली इंडस्ट्रीज, आई विल टेल ऐश्वर्या, रुको। सो वो क्या करते हैं, आपका डायरेक्टली इंडस्ट्रीज से कांटेक्ट कर सकते हैं, उसे सेल कर सकते हैं बेटर प्राइस पे। अब मान लीजिए कोऑपरेटिव फॉर्म कर ली, 20 फार्मर है, उस एरिया के अंदर एक टोमेटो केचप प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री है, बट वो टोमेटो केचप प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री जो है उनसे बहुत सस्ते दामों के अंदर टोमेटो खरीद रही थी, लाइक 10 रुपए केजी। ओके, अब वहां पर उनके पास जो टोमेटो ग्रोअर है, दे हैव द मेजॉरिटी, क्योंकि मैक्सिमम प्रोड्यूस वहीं से जाता था उस इंडस्ट्री के पास। ओके, तो अब हुआ क्या कि दे कैन नेगोशिएट विद द प्राइसेस, जब मेजॉरिटी होगी तो प्राइस के लिए नेगोशिएट कर सकते हैं, दे कैन सेल देयर प्रोड्यूस टू समवेयर एल्स। तो कोऑपरेटिव्स जो है एक ऑर्गेनाइजेशन होती है विच कैन पुट फॉरवर्ड देयर डिमांड्स, देयर राइट्स, एंड दे कैन फाइट फॉर देयर राइट। और ये कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करना, कोऑपरेटिव्स फॉर्म करना, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर भी हमें गिवन है कि वी कैन फॉर्म कोऑपरेटिव्स, ठीक है। तो वो बेटर बार्गेनिंग प्राइसेस, बेटर नेगोशिएट कर सकते हैं प्राइस से, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा कोऑपरेटिव फार्मिंग में इंक्रीज होगा फार्मर की इनकम में। अब इससे क्रॉप इंटेंसिफिकेशन कैसे होगा, अब एक कोऑपरेटिव फॉर्म कर दी, अब उन फार्मर्स ने सभी ने मिलकर डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज से कॉन्टेक्ट कर लिया, डिफरेंट मार्केटिंग में कॉन्टेक्ट कर लिया। So they all want डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप। तो खरीफ में मान लीजिए उन्होंने आपका मेज लगा लिया, फिर जैद के अंदर उन्होंने टोमेटो, कुकुम्बर ये सब लगा लिया। तो इससे क्या हुआ, क्रॉप इंटेंसिफिकेशन, डिफरेंट सीजन में डिफरेंट टाइप की क्रॉप ग्रो की, रिसोर्सेज इनपुट इंक्रीज हुए क्योंकि उनकी इनकम इंक्रीज हुई। तो दिस इज हाउ कोऑपरेटिव फार्मिंग, दिस इज द कोऑपरेटिव फार्मिंग एंड दिस इज हाउ दे हेल्प इन इंक्रीज इन इनकम एंड क्रॉप इंटेंसिफिकेशन। आ गया समझ में ऐश्वर्या? मैम, हाउ टू सॉल्व द इंडियन फार्मिंग लैंड होल्डिंग प्रॉब्लम? इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है ऐश्वर्या, बिकॉज आपकी जब पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, ऑब्वियस सी बात है वहां पर लैंड की जरूरत पड़ेगी। अब जैसे एक एग्जांपल समझो, आपके फादर होंगे, आपके जो ग्रैंडफादर थे, ही इज हैविंग 10 हेक्टेयर लैंड। मान लीजिए आपके ग्रैंडफादर के पास 10 हेक्टेयर लैंड थी। ओके, अब उनके 2 बच्चे हुए, उन्होंने 5-5 हेक्टेयर लैंड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सो यहां पर 2 पर्सन है, फर्स्ट एंड सेकंड, लैंड देखो हाफ हो गई, ठीक है। नाउ अब यहां पर क्या हुआ, हम इसको 12 लेते हैं तो ये इजी होगा समझने के लिए। 12 हेक्टेयर लैंड थी, तो यहां पे क्या हो गया, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी इसलिए।
अब ये फर्स्ट चाइल्ड सेकंड चाइल्ड, 6 हेक्टेयर लैंड यहाँ आ गई, 6 हेक्टेयर लैंड यहाँ आ गई। अब दोनों के मान लीजिए 3 बच्चे हुए, सो वहां पर क्या हो गया, 2 हेक्टेयर में वो डिवाइड हो गई। अब इनके 2-2 चाइल्ड थे, वो 1 हेक्टेयर 1 हेक्टेयर में डिवाइड होगी। फिर इनके भी 2 बच्चे होंगे तो हाफ हेक्टेयर। तो लास्ट में देखो एक पर्सन के पास कितनी लैंड बची है, सिर्फ हाफ हेक्टेयर बची है। ठीक है, तो दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम। लैंड होल्डिंग का कोई सॉल्यूशन नहीं है कि आप उसको अब एक लैंड एरिया है, आप क्या उस लैंड एरिया को इंक्रीज कर सकते हो? नहीं इंक्रीज कर सकते। वो लैंड एरिया वैसे ही रहेगा, बट देयर आर अदर सॉल्यूशन टू इट दैट you can intensify your crop resources. आप अपने crop resources को intensify कर सकते हो। You can adopt, if you have the money, then you can adopt modern farming practices, like you can do vertical farming, you can do hydroponics, you can do aeroponics. ठीक है, ग्रीन हाउस फार्मिंग आप कर सकते हो। तो अगर आपके पास मनी है तो यू कैन अडॉप्ट दीज मेजर्स। बट जो एक्चुअल प्रॉब्लम है लैंड होल्डिंग की, कि मुझे अगर लैंड होल्डिंग इंक्रीज करना है तो वो नहीं होगा, बिकॉज इन इंडिया देयर इज अ ह्यूज पॉपुलेशन बर्डन। हमारा पॉपुलेशन बेस बहुत ज्यादा है, सो उनको लैंड की जरूरत है। अब लैंड एरिया जो मेरे पास है, अब ऐसा नहीं है कि मैं सारे लैंड एरिया को सिर्फ एग्रीकल्चर सिस्टम में यूज कर सकती हूँ। आई नीड द लैंड फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर। रेलवे रोडवेज बनाने के लिए मुझे लैंड चाहिए, मुझे इंडस्ट्रीज सेटअप करने के लिए लैंड चाहिए। सो I cannot, and forest land, I cannot cut the forest land as well, because forests are the very important resources. फॉरेस्ट को ही कट कर दिया, जैसे अभी आपने तेलंगाना का इश्यू सुना होगा, कैंपस एरिया को इंक्रीज करने के लिए उन्होंने फॉरेस्ट को कट कर दिया। So that will impact the biodiversity. You can't clear the forest resources as well. You have to maintain a particular percentage. तो ये जो burden है हमारे land resources पर बढ़ता हुआ, ये as it is रहेगा, and in future भी ये रहेगा, but we can adopt different farming practices जिनसे हमारी land holding का pressure थोड़ा कम हो जाए, like hydroponics, vertical farming, aeroponics you can do। ठीक है, आपका like What I was told you, क्या बताया था मैंने, एक और बताया था आपको, ग्रीन हाउस फार्मिंग हो गया आपका, टेरेस फार्मिंग, किचन गार्डनिंग। ये किचन गार्डनिंग, टेरेस फार्मिंग, ये सब क्यों इंक्रीज हो रहा है आजकल? बिकॉज एक तो पहला रीजन है कि हमारे जो एग्री प्रोड्यूस मिल रहा है उनमें केमिकल्स बहुत ज्यादा है। दूसरा, अर्बन पीपल के पास सभी को होता है ना कि वी वॉन्ट टू गेट द फूड फॉर आवर सेल्फ, हमें हमारे सेल्फ सस्टेनेबिलिटी के लिए खाना चाहिए। तो दे आर ग्रोइंग, दैट्स व्हाई दे आर ग्रोइंग ऑन देयर टेरेस एंड किचन गार्डनिंग वो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो दिस इज द इशू। अंडरस्टूड? किसी और को कोई डाउट? बताइए। नहीं? कोई क्रॉस क्वेश्चन ऐश्वर्या? जब आप लोग डाउट पूछते हो ना तो ऐसा लगता है कि यस यू आर अटेंटिव और आप पढ़ रहे हो, आप चीजों को समझ रहे हो। जब आप क्वेश्चंस नहीं पूछते तब ऐसा लगता है कि बिल्कुल ढीले ढाले बैठे हुए, कुछ नहीं पढ़ रहे हो, कुछ नहीं समझ रहे हो। है कुछ डाउट ऐश्वर्या और, या समझ में हो गया क्लियर? चलो अभी हम 15 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। ठीक है, काफी देर हो गई हमें पढ़ाई करते हुए। 35 पे हम वापस से शुरू करेंगे। आफ्टर दैट मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दूंगी, सिर्फ क्लास सॉइल के बारे में, थोड़ा सा हम सॉइल का करते हैं, फिर हम हमारी क्लास खत्म कर देंगे। फॉर नेक्स्ट फ्रॉम मंडे से हम फिर हमारी सॉइल को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके ना? What about the food security of the nation? फूड सिक्योरिटी में ऐश्वर्या हम पहले ही काफी ज्यादा सरप्लस है। ठीक है, वी आर इन द टॉप इन प्रोडक्शन ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। हम हर साल क्या, आफ्टर द ग्रीन रिवोल्यूशन वी आर ऑन द टॉप 3। ठीक है, एग्रीकल्चर फूड सिक्योरिटी में हमारा फूड सिक्योरिटी इतना ज्यादा है, इसीलिए तो हमारे जो गोडाउन्स है हर साल भरे हुए हैं
और गवर्नमेंट इसलिए आपका नेशनल फूड सिक्योरिटी के थ्रू फ्री में फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूट कर रही है. वी आर सरप्लस इन फूड ग्रेन सिक्योरिटी, बट देर आर सम इश्यूज. क्या है? पैकेज ऑफ प्रैक्टिस हिमानी हम अभी नहीं करेंगे, बिकॉज जो बेस है वो क्लियर नहीं है बहुत सारे स्टूडेंट का. दे ऑल आर फ्रॉम योर नॉन एग्री बैकग्राउंड. तो पैकेज ऑफ प्रैक्टिस के लिए आपको एग्रीकल्चर के कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, तभी हम कर सकते हैं उसको. और मैं नहीं चाहती कि कोई ऐसा टॉपिक मैं उठाऊं जहां से आपको कुछ क्लियर ना हो. ठीक है. और ऐश्वर्या फूड सिक्योरिटी के लिए मैं आपको बता रही थी. तो इन फ्यूचर फूड सिक्योरिटी के लिए हमारे पास जो इश्यूज हैं बेसिकली, वो इश्यू है हमारे यूज ऑफ केमिकल बेस्ड इनपुट, जिसकी वजह से हमारी सॉइल की फर्टिलिटी डिक्लाइन हो रही है, प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन हो रही है. ठीक है. हमारा एक्सेस डिपेंडेंस ऑन द केमिकल थिंग्स, ये हमारा हो गया. मोनोक्रॉपिंग हमारे लिए इशू है, क्लाइमेट चेंज हमारे लिए इशू है, और डिक्रीजिंग लैंड होल्डिंग ये है हमारे लिए इशू. बट वी हैव अदर सॉल्यूशंस फॉर दैट इज लाइक योर, आई हैव टोल्ड यू अबाउट डिफरेंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. तो हम वो सब अडॉप्ट कर सकते हैं. ठीक है. और ये जो लैंड होल्डिंग का इशू है ना, दिस इज नॉट द इशू ओनली इन इंडिया, दिस इज थ्रू आउट द वर्ल्ड. ठीक है. बट इंडिया में थोड़ा सा इसलिए ज्यादा है बिकॉज हमारा पॉपुलेशन बेस बहुत ज्यादा है. सो इफ यू वांट टू रिड्यूस द बर्डन ऑन द लैंड होल्डिंग, देन रिड्यूस द पॉपुलेशन. और पॉपुलेशन, जो यूथ पॉपुलेशन आज के टाइम में बहुत ज्यादा है, उसे हम कम नहीं कर सकते. बट आप लोगों ने एक पैटर्न देखा होगा, जो आज की करंट जनरेशन है, लाइक आवर पेरेंट्स आर यूज्ड टू हैव 2-3 चाइल्ड्स, और जो हमारे ग्रैंडफादर से उनके 5 से 6 बच्चे होते थे. नाउ 2-3 चाइल्ड्स आर देयर. अब जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, समवन दे डोंट वांट टू हैव चाइल्ड, उनको बच्चे ही नहीं चाहिए, और समवन इज देयर हु जस्ट वांट 1 चाइल्ड. सो ऑब्वियस है इन फ्यूचर हमारा पॉपुलेशन बर्डन वैसे कम हो जाएगा. बट तब तक हमारी लैंड होल्डिंग ऐसा तो नहीं है बढ़ जाएगी, बट इट विल बी देयर. जैसे आपने पढ़ा हो तो इंडिया के अंदर जो फर्टिलिटी है डिक्लाइन हो रही है बिलो 2.1. किसी भी सोसाइटी के लिए टू बी सेल्फ सस्टेनेबल 2.1 से ज्यादा फर्टिलिटी रेशियो होना चाहिए, बट हमारा जो है डिक्लाइन हो रहा है. ठीक है. चलो मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद एट 2:35. ओके. Hello everyone. Voice is clear? प्रेजेंट हैं आप सभी क्लास में? ओके. सो अगर आप जीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं साथ साथ, ऑप्शनल के साथ साथ, तो आप सभी को पता होगा ये जो सॉइल है आपका ज्योग्राफी के अंदर भी आता है ना. बट ज्योग्राफी के अंदर सिर्फ कितना आता है, सॉइल होती क्या है आपकी, फिर उसके बाद इसके अंदर रॉक्स, मिनरल कंटेंट क्या होता है, कितने कितने टाइप की आपकी रॉक्स होती है, आपने ये पढ़ा होगा वहां पे. फिर आपने पढ़ा होगा कि सॉइल की वेदरिंग कैसे हुई, सॉइल हमारी बनी कैसे, लाइक फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेसेस यू हैव रेड. फिर आपने पढ़ा होगा कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच हैव इम्पैक्टेड योर सॉइल वेदरिंग. ठीक है. तो आपने वो सब पढ़ा होगा यहाँ पे. फिर आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा. सो दिस इज ऑल यू हैव कंप्लीटेड इन योर ज्योग्राफी में आपने किया. बट यहाँ पे क्या है कि सॉइल जो है बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है एग्रीकल्चर के लिए, क्योंकि जो एक मीडियम चाहिए मुझे क्रॉप को ग्रो करने के लिए, वो है मेरा सॉइल. बिना सॉइल एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है. लाइक वी टॉक अबाउट हाइड्रोपोनिक्स एंड एरोपोनिक्स, बट ये एक न्यू टेक्नोलॉजी है जिनसे मुझे इतना प्रोडक्शन कभी नहीं मिल सकता जितना मुझे सॉइल से मिल रहा है. ये तो एक नेसेसिटी है टाइम की, कि मेरे पास जमीन कम हो रही है तो मुझे कुछ दूसरे ऑप्शंस ढूंढने पड़ेंगे.
ठीक है, दैट्स व्हाई वी हैव इन्वेंटेड डिफरेंट टेक्नोलॉजी, बट एग्रीकल्चर इज नॉट पॉसिबल विदाउट सॉइल। आपको सॉइल चाहिए बिकॉज वो एक नेचुरल मीडियम है, इसको आर्टिफिशियली किसी ने क्रिएट नहीं किया है। नेचुरली एक वो मीडियम है जो प्लांट को सभी कुछ प्रोवाइड कराता है, जिसकी जिसकी मदद से एक अच्छा क्रॉप हार्वेस्ट मुझे मिल सकता है। ठीक है, तो एवरीथिंग विल बी देयर। तो सॉइल यूनिट जो है हमारी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यूनिट है। मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से आते हैं सॉइल से, और आपका सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन एंड इरिगेशन, ये यूनिट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी। और अब जो हमारा एग्रीकल्चर स्टार्ट होगा ना, अभी तक हमने बेसिक एग्रीकल्चर किया है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप हुआ, आपका क्रॉपिंग सिस्टम हुआ, ये था थोड़ा सा। बट एक्चुअल एग्रीकल्चर जो है हमारा, जहां से हमारे साइंस बेस्ड प्रिंसिपल्स शुरू होंगे, वो अब यहाँ से शुरू होंगे। ठीक है, यहाँ से आपको बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करनी है, एक एक चीज को समझना है, आंसर्स कैसे कितने टेक्निकल आप कर सकते हो, आपको ये कोशिश अब यहाँ से करनी है। ठीक है, तो हम इस टॉपिक में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे कि हमारी सॉइल होती क्या है। सॉइल फॉर्मेशन तो चलो बाद में, ये सॉइल हमारी होती क्या है। ठीक है, अब सॉइल क्या है? सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ मिनरल्स। ये क्या है? सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ मिनरल्स विच इज फॉर्म्ड बाय द वेदरिंग ऑफ रॉक, जो रॉक की वेदरिंग से बना है। तो अब आपके रॉक से, अब आप कहोगे कि मैम हमें तो सिर्फ सॉइल पढ़ना है कि वहां पर हमें ग्रो करना है क्रॉप को, तो और हमें सॉइल के टाइप पढ़ने, बट हम ये क्यों पढ़ रहे हैं कि सॉइल की वेदरिंग कैसे होगी, रॉक कैसे होगी? अब आप देखिए, एक रॉक है मेरी, सिलिका रिच रॉक है, एक रॉक है जिसके अंदर सिलिका बहुत ज्यादा हाई कंसंट्रेशन में। अब जो मेरी सॉइल है वो कहां से बनेगी? रॉक्स की वेदरिंग से बनेगी। ठीक है, इसकी वेदरिंग से बनेगी मेरी रॉक सॉइल। अब कोई रॉक जो थी वो रिच है सिलिका में, सिलिका उसमें बहुत ज्यादा है, तो वेदरिंग हो चाहे वो ब्रेक डाउन हो, मान लीजिए एक रॉक है आपके पास, आप उसका पाउडर बना दीजिए, तो क्या उसमें जो सिलिका है वो कहीं रिमूव हो जाएगी? नहीं होगी, वो उसमें प्रेजेंट रहेगी। तो जो मिनरल है वो वही रहेंगे जहां से नेचुरली आपकी सॉइल बनी है। अगर आपकी सॉइल नेचुरली रिच है सिलिका में, तो वो सिलिका में ही रिच रहेगी। अगर आपकी सॉइल आपकी रॉक्स जो थी वो बेसाल्ट में रिच है, तो नेचुरली आपकी सॉइल बेसाल्ट के अंदर रिच रहेगी। अब सिलिका जो है ये क्या करता है, जब फर्दर आगे इसके जब प्रोसेसिंग होती है, ये फर्दर ब्रेक डाउन होता है, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, तो ये बनाता है सैलिसिलिक एसिड। ये सैलिसिलिक एसिड जो है ये क्या क्रिएट करता है? एसिडिटी। अगर किसी सॉइल में नेचुरली आपका सिलिका प्रेजेंट है तो नेचुरली वो सॉइल एसिडिक होगी। अब उसी के अकॉर्डिंग हमें उस सॉइल की प्रॉपर्टी पढ़ना है, हमें उसकी प्रॉब्लम्स पढ़ना है और उसे सॉल्व करना है। अगर कोई सॉइल नेचुरली रिच है बेसाल्ट में, तो वो नेचुरली आपकी सॉइल कैसी होगी? बेसिक सॉइल होगी। ठीक है, अगर कोई सॉइल आपकी नेचुरली बेसाल्ट में रिच है, तो वो नेचुरली ही आपकी बेसिक होगी। सो दिस इज व्हाई वी हैव टू रीड कि हमारी सॉइल की प्रॉपर्टीज कैसी है, वो कहाँ से बनी है, ताकि हम उसकी प्रॉपर्टी तक पहुंच सके। अब उसकी प्रॉपर्टी तक पहुंच जाएंगे तो हमें पता लग जाएगा कि हमें हमारी सॉइल के अंदर कौन सी क्रॉप को ग्रो करना है, कौन सी मुझे ट्रीटमेंट प्रैक्टिसेस फॉलो करनी है, और कैसे मुझे मेरी क्रॉप को फर्दर एनहेंस करना है। और मेरी सॉइल के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कैसे वो प्रॉब्लम्स को ठीक करना है। तो दिस इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। तो अब जो सॉइल है, सॉइल के अंदर दो पार्ट होते हैं। सॉइल का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज योर मिनरल्स। अब मिनरल्स जो होंगे वो कहां से आएंगे सॉइल में? कहां से आएंगे मिनरल, बताइए? सॉइल क्या है? इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम रॉक,
and rocks are mixture of मिनरल्स। ये आपका मिनरल्स का मिक्सचर है। हाँ, सॉइल मेरी आई है रॉक से। अब जो रॉक्स है, रॉक्स इज जियोलॉजिकली एंड नेचुरली अकरिंग ऑब्जेक्ट्स। ये नेचुरली बने हैं, ये कहीं से आए नहीं है, नेचुरली अपने आप फॉर्म हो गए ये। जैसे अर्थ के ऊपर लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर्म हुए ना धीरे धीरे फ्रॉम द सी से स्टार्ट हुए थे, तो धीरे धीरे वो इवॉल्व होके बन गए। तो वैसे ही आपके जो रॉक्स है ये नेचुरली जियोलॉजिकली बने हैं बाय द वॉल्केनिक इरप्शन। आप सभी को पता है हमारे जो अर्थ सरफेस है उसके नीचे बहुत ज्यादा आपका मोल्टन मैग्मा प्रेजेंट है, ठीक है। जब वो बाहर आ जाता है बाय वॉल्केनिक इरप्शन वी विल कॉल्ड इट लावा, और जब वो सूख नहीं जाता, जब वो ड्राई हो जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब बहुत साल इसे लग जाते हैं, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका रॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है। इस रॉक को फर्दर हमने 3 टाइप में डिवाइड किया है, हम इसको मंडे को ना बहुत डिटेल में करेंगे। इस रॉक को हमने फर्दर 3 टाइप में डिवाइड किया है, दैट इज योर, कौन कौन से टाइप है रॉक के? यस, इग्निशियस, मेटामॉर्फिक और हाँ सेडिमेंट्री। तो ये आपकी जो रॉक्स है वो कौन सी है? इग्निशियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। अब ये जो इग्निशियस रॉक है दे आर कॉल्ड एज योर प्राइमरी रॉक, इन्हें हम क्या कहते हैं? प्राइमरी रॉक कहते हैं। जो मेरी सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक है ये किस में आ जाती है? आपकी सेडिमेंट्री सेकेंडरी हो गई, ये आपकी टर्शरी हो गई, ठीक है। अब जो प्राइमरी रॉक है मींस ये जब आपका लावा जब आया वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ? ठंडा होने लगा, कूल डाउन होने लगा, तो उसकी वजह से क्या हुआ? आपके इग्निशियस रॉक बने। मतलब जैसे जैसे आपका लावा कूल डाउन हुआ वैसे वैसे आपका इग्निशियस रॉक बने, ठीक है। सॉलिडिफिकेशन एंड कूलिंग ऑफ द मोल्टन मटेरियल जो अर्थ से, जैसे ग्रेनाइट हो गया, बेसाल्ट हो गया, ये सब आपके इग्निशियस रॉक है। अब सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनी? अब देखिए, मान लीजिए रिवर्स हैं या रिवर्स कैरी ह्यूज अमाउंट ऑफ सैंड एंड सिल्ट, वो बहुत ज्यादा अमाउंट में सैंड और सिल्ट कैरी करके लेके जाती है ओशियंस में। अब ओशियन में जैसे ये मेरी रिवर है और ये मेरा ओशियन है, तो ये अपने साथ बहुत ज्यादा सैंड सिल्ट लेकर के जाती है। धीरे धीरे क्या हुआ, ये सैंड सिल्ट इसके नीचे यहाँ पर डिपॉजिट होने लग गया। अब डिपॉजिट जैसे होगा तो ऊपर से प्रेशर भी पड़ेगा। आप एक फॉर्म लीजिए, आप उस फॉर्म भी क्या, एक थर्माकोल लीजिए, उस थर्माकोल को बाउल में रखिए और ऊपर से उसे प्रेशराइज कीजिए, तो उसकी शेप चेंज हो जाएगी, वो दब जाएगा। और आप डेली ऐसे कीजिए, ठीक है, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको क्या मिलेगा? एक डिफरेंट शेप मिलेगी, डिफरेंट चीज वहां से डेवलप हो चुकी होगी। तो जैसे ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सेडिमेंटेशन आपकी जैसे जैसे डिपॉजिट होते गए वैसे वैसे अंडर वेरी हाई प्रेशर आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स बनी, ठीक है। जैसे आप डेजर्ट एरिया में गए और इसीलिए यहाँ इनके अंदर ऑयल रिजर्व्स बहुत ज्यादा है, क्योंकि मान लीजिए ये धीरे धीरे यहाँ पे डिपॉजिट हुआ। अब यहाँ कोई एनिमल रहता होगा, उस एनिमल की डेथ हो गई, वो एनिमल की डेथ होगी तो डेड बॉडी यहीं रहेगी उसकी, फिर से सेडिमेंट आया, इस डेड बॉडी को कंप्लीटली कवर कर दिया, ठीक है। तो जितने भी हमारे ऑर्गेनिज्म हैं और बेशक हम हो, वी ऑल आर मेड अप ऑफ कार्बन। हमारे अंदर कार्बन जो है बहुत एक्सेस में है, और कार्बन ही जो ऑर्गेनिक फॉर्म है यही आपका फॉसिल फ्यूल बनाता है। तो जैसे जैसे आपके ऑर्गेनिज्म की डेथ होती गई वो इस सेडिमेंटेशन के नीचे दबते चले गए और आपके लेयर्स बनती चलेगी। यही रीजन है कि आपके फॉसिल फ्यूल जो है या फॉसिल्स जो है हमेशा सेडिमेंट्री रॉक में मिलते हैं, इग्निशियस या मेटामॉर्फिक में नहीं मिलते, ठीक है। तो सेडिमेंट्री रॉक कैसे बना? ओवर द पीरियड ऑफ अ टाइम ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ
मटेरियल, ठीक है, डिपोजिशन ऑफ योर सेडिमेंट्स के डिपोजिशन से, चाहे आपका ओशन में था, डेजर्ट में था, या कोई भी रीजन हो, क्योंकि हवा उड़ रही है, मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होता है बाय वाटर और बाय योर विंड, ठीक है। सो इससे आपकी बन गई सेडिमेंट्री रॉक। अब आपकी मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बनी फिर? चलो ये तो हमने पढ़ लिया। अब जो मेटामॉर्फिक रॉक है ये आपकी टर्शरी रॉक है। अब इग्निशियस रॉक है, मान लीजिए इग्निशियस रॉक आपकी, वहां पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर चेंज होगा, आपका क्या कहते हैं, प्रेशर चेंज होगा। तो ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर, उसके कंपोजिशन में या उस पर्टिकुलर रॉक के अंदर काफी चेंजेस आ जाते हैं। क्या मुझे आप एक एग्जांपल दे सकते हो प्रेशर और टेम्परेचर चेंज का, जहां से हम डेली लाइफ में कुछ बन रहा है हमारे? टेम्परेचर और प्रेशर के एप्लीकेशन से डेली हम कुछ बना रहे हैं, जो रॉ से कुछ और बन रहा है, डेली का काम है ये। कैन यू गिव मी दैट एग्जांपल? अनियन, अनियन कैसे बन सकता है टेम्परेचर और उससे, प्रेशर से? है ऐश्वर्या? हाँ, वेरी गुड, प्रेशर कुकर। क्या करते हैं, खाना बना रहे हैं, रॉ मटेरियल है, रॉ फॉर्म है कंप्लीटली, उसको हमने कुक करके उसकी कंप्लीट प्रॉपर्टीज ही चेंज हो जाती है। जो रॉ खाने की प्रॉपर्टी होती है वो प्रॉपर्टी आपकी पूरे तरीके से चेंज हो जाती है जब हम उसको प्रेशर कुक करते हैं या कुक करते हैं। प्रेशर कुकर इसलिए क्योंकि हमने टेम्परेचर और प्रेशर वहां अप्लाई कर दिया, तो आपकी उस खाने की पूरी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है वहां पे। तो अब इग्निशियस रॉक है, उसमें प्रेशर और टेम्परेचर रहा, टेम्परेचर चेंज हुआ, जिसकी वजह से मेरी मेटामॉर्फिक रॉक्स बनी, जहां पे उसकी प्रॉपर्टी कंप्लीटली चेंज हो गई। जैसे आपका लाइमस्टोन हो गया, ठीक है, चौक हो गया, मार्बल हो गया, ये सभी क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक है, ये डिफरेंट टाइप की इग्निशियस रॉक से बनी है। अब हाँ, मैं आपको एक चीज बताना भूल गई, जैसे सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, ये आपकी लेयर्स से बनी है, डिफरेंट लेयर्स धीरे धीरे उस पर जुड़ती चली गई। तो यहाँ पे क्या है कि जब आप देखेंगे तो इसमें सेडिमेंट्री रॉक्स में आपको बैंड्स दिखाई देते हैं, लेयर्स दिखाई देती हैं। देन मेटामॉर्फिक रॉक आर देयर। अब मेटामॉर्फिक रॉक में क्या हो जाएगा आपका, इग्निशियस रॉक हो गया। अब सेडिमेंट्री रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक थोड़ी ना बच सकती है टेम्परेचर या प्रेशर से, वो जहां पर है वहां पे भी प्रेशर होगा कुछ ना कुछ, वहां पे भी टेम्परेचर होगा। तो सेडिमेंट्री रॉक्स आर आल्सो कन्वर्टेड इनटू योर मेटामॉर्फिक रॉक बाय द एप्लीकेशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रॉक। इसके बाद हम पढ़ेंगे डिफरेंट मिनरल मैटर। हम बहुत डिटेल में मिनरल मैटर में नहीं जाएंगे, बट यस वी हैव टू रीड दैट। अब आपके मिनरल जो है वो दो तरीके के होंगे मोस्टली। देखो, एक दो चीजें आप मुझे बता सकते हो, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में क्या फर्क होता है? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में क्या फर्क है? कोई भी चीज हम बहुत बार पढ़ते हैं, ये सिर्फ हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड नहीं है, हम हमारे फर्टिलाइजर में, केमिकल्स में, मिनरल्स में, हम बहुत जगह ये चीज पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। कैन यू टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस हियर? होता क्या है ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक? Organic means from living organism. Not the exact. ऑर्गेनिक हैविंग कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, यस वेरी गुड। देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं, कोई भी कंपाउंड हो जहां पर आपको कार्बन, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन, 12th में केमिस्ट्री पढ़ी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर था हमारा, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड,
दैट इज ऑर्गेनिक। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अब ह्यूमन बीइंग है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, दे आर ऑल कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, और वर्ल्ड में क्या, इस पूरे संसार में, इस पूरे यूनिवर्स में कोई भी चीज हो जिसके अंदर ये तीन कंपाउंड मिले, चाहे वो प्रोटीन के फॉर्म में हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, अगर हम उसके अंदर देखें तो उसमें ये तीन कंपाउंड होने बहुत जरूरी हैं टू बी कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो ये क्या है मेरे, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किसी भी चीज में अगर प्रेजेंट है, दैट मीन दैट इज ऑर्गेनिक। तो जितने भी आपके मिनरल्स हैं, दे ऑल आर इनऑर्गेनिक, क्योंकि उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कंपोजिशन एक जगह नहीं मिलती है। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। अब एक फर्टिलाइजर है, यूरिया फर्टिलाइजर। अरे, what happened here? यूरिया। वर्क क्यों नहीं कर रहा है यहाँ पे? डोंट नो क्या हो गया इसको। इसको नहीं लिखते। तो ये जो यूरिया फर्टिलाइजर है आपका, ये ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है? ये वैसे जब हम फर्टिलाइजर पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे तो यूरिया जो है हमारा एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। ठीक है, क्योंकि इसकी जब हम कंपोजिशन देखेंगे तो इसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों चीजें मिलती है यहाँ पे। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस। अब आपके मिनरल्स रॉक से बने हुए हैं, वहां पर आपकी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस जो है एक साथ किसी कंपाउंड में नहीं मिलती है। दैट्स व्हाई ऑल द मिनरल्स आर योर इनऑर्गेनिक। मेरे सारे के सारे मिनरल्स कैसे होते हैं? इनऑर्गेनिक होते हैं। अब आपके मिनरल्स जो हैं कौन कौन से हो गए आपके? प्राइमरी मिनरल और सेकेंडरी मिनरल हो गए। प्राइमरी मिनरल्स आपके कौन से मिनरल्स हो गए? विच आर फाउंड ओरिजिनली इन द रॉक एट अ हाई टेम्परेचर। मतलब ये कुछ ऐसे प्राइमरी मिनरल्स जो हैं, कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जो ओरिजिनली जब मतलब रॉक बनी होगी उस टाइम से उस रॉक के अंदर प्रेजेंट है, कि आपका वॉल्केनिक इरप्शन हुआ तो वॉल्केनिक इरप्शन में आपका वहां पर वो मिनरल प्रेजेंट है। लाइक आयरन, आयरन आपका अर्थ से आया है, वो इनऑर्गेनिक क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक मिनरल है। वो जब लावा इरप्शन हुआ, जब मैग्मा इरप्ट हुआ, वो वहीं पर था, तो दैट इज माय प्राइमरी मिनरल। ठीक है, अब आपका क्या कहते हैं, देयर आर सम सेकेंडरी मिनरल्स। अब सेकेंडरी मिनरल्स कैसे बनते हैं? दे आर ऑल्सो योर इनऑर्गेनिक मिनरल। अब मान लीजिए देर आर लॉट ऑफ मिनरल विच आर सॉल्युबल। प्राइमरी मिनरल भी ऐसे बहुत सारे होते हैं ना कि जो सॉल्युबल हैं आपके, या जिनके अंदर कुछ केमिकल चेंजेस हो सकते हैं। जैसे हमारे इग्निशियस रॉक में चेंज हुआ तो हमारी मेटामॉर्फिक रॉक बनी, सेडिमेंट्री रॉक में चेंज हुआ तो मेरी मेटामॉर्फिक रॉक बनी। वैसे ही देयर आर सम मिनरल्स जो कि बहुत ज्यादा सॉल्युबल होते हैं। जब मान लीजिए देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ योर कैल्शियम, कैल्शियम मेरा प्राइमरी मिनरल है। ठीक है, अब ये जो कैल्शियम है किसी सॉइल में प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब ये जब किसी सॉइल में प्रेजेंट था तो उस सॉइल में कह रही हूं, किसी रॉक में प्रेजेंट था जब ये कैल्शियम, तो दिस कैल्शियम हैज केम इन कांटेक्ट विद वाटर, वाटर के कांटेक्ट में भी आया होगा बारिश के थ्रू। ये किसी आपका ऑक्सीजन के कांटेक्ट में भी आया होगा एटमॉस्फेयर के थ्रू। सो इट कैन कम इन कांटेक्ट विद वेरियस एलिमेंट्स, और ये सॉल्युबल भी है, यू ऑल नो।
तो ये क्या बना देगा जब इन सब के कांटेक्ट में आएगा, केमिकल रिएक्शंस के थ्रू यहां पे क्या बन जाएगा, जिप्सम, लाइक योर सोडियम. सोडियम इज हाईलो सॉल्युबल और ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव भी है, तो ये डिफरेंट कंपाउंड बनाएगा, लाइक योर NaCl, है ना. तो these are your secondary mineral which are transformed by various chemical reaction into some another components. ठीक है, जैसे कैल्साइट हो गया आपका, काउलोनाइट हो गया, मोन्टोमोरोलाइट हो गया. तो ये काउलोनाइट है, मोन्टोमोरोलाइट है, ये सब हम प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज में. ठीक है, तो ये अब हो गया. अब हमारा क्या आता है, वेदरिंग आता है, सॉइल वेदरिंग. ये मैं बहुत ब्रीफ में बता रही हूँ आपको, कल हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से. अब ये जो सॉइल वेदरिंग है, ये सॉइल वेदरिंग क्या होती है? एक बात मुझे बताइए, सॉइल वेदरिंग और सॉइल इरोजन में क्या फर्क है? बता सकते हो कोई? सॉइल वेदरिंग और सॉइल इरोजन में क्या फर्क है? कोशिश कीजिए. इरोजन इज डिप्लीशन ऑफ सॉइल बाय हैवी रेनफॉल और इरिगेशन. देखो, वेदरिंग है, वहां पर भी सॉइल का ट्रांसपोर्टेशन, वहां पर भी मतलब सॉइल तो ब्रेक डाउन हो रही है, और इरोजन में भी. सो व्हाट इज द डिफरेंस? सॉइल वेदरिंग के अंदर भी आपकी रेनफॉल की जरूरत पड़ती है. एक्चुअल डिफरेंस क्या है? और ये क्वेश्चन ना आपका आया हुआ है एग्जाम में, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉइल वेदरिंग एंड सॉइल इरोजन. Yes, anyone else? Weathering is from a rock. देखो, सॉइल वेदरिंग इज ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स इनटू सॉइल. हाँ ठीक है, चलो देखते हैं, रुको. सॉइल वेदरिंग क्या है? बेसिकली इट इज अ डीकम्पोजिशन एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रॉक. ये क्या है एक्चुअली? इसमें क्या होता है, एक्चुअल वर्ड है इसके लिए डिसइंटीग्रेशन एंड डीकम्पोजिशन. देखो, इसको बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाती हूँ. सॉइल वेदरिंग और सॉइल इरोजन. आपके पास एक पत्थर है, आप वो पत्थर लेकर आए, आपने हथौड़ा लिया, उसको तोड़ तोड़ के आपने एक पाउडर बना दिया. तो दैट इज योर सॉइल वेदरिंग, कि आपने फिजिकल फोर्स लगा करके उसको कंप्लीट एक पाउडर फॉर्म में बना दिया, उसको डिसइंटीग्रेट कर दिया, उसके पार्टिकल्स को तोड़ दिया आपने. तो दैट इज योर सॉइल वेदरिंग. अब आपने क्या किया कि आपके पास वो पाउडर है, ठीक है, आपने फैन चला दिया, जो सॉइल का पाउडर है आपने फैन चला दिया, उसको किसी प्लेट पे रख के, फैन के थ्रू क्या होगा, वो सारा का सारा उड़ जाएगा और कहीं दूसरी जगह जाके डिपॉजिट हो जाएगा. मान लीजिए आपके टेबल पे डिपॉजिट हो गया, या आपने कोई एक छोटा सा लो लैंड एरिया वहां सामने बना दिया है, वो वहां जाके डिपॉजिट हो गया. दैट इज योर सॉइल इरोजन. अंडरस्टूड? समझ में आया क्या डिफरेंस होता है आपका सॉइल वेदरिंग और सॉइल इरोजन में? वेदरिंग के अंदर सिर्फ आपका डिसइंटीग्रेशन होता है या डीकंपोजिशन होता है. डिसइंटीग्रेशन हो रहा है. अब ये जो डिसइंटीग्रेशन और डीकंपोजिशन है, ये तीन तरीके से होता है. यहां पर ये होगा आपका फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड केमिकल मेथड के थ्रू. ठीक है,
इन सब चीजों की वजह से आपका सॉइल वेदरिंग होगा। अब सॉइल इरोजन क्या है, जैसे मैंने आपको समझाया कि आपने प्लेट के ऊपर वो पाउडर रखा और आपने फैन चला दिया, सारा का सारा पाउडर कहीं ना कहीं उड़ करके डिपॉजिट हो जाएगा, दैट इज योर इरोजन। यहां पर क्या होता है, यहां पर ट्रांसपोर्टेशन होता है, ब्रेकडाउन, यहां पर आपका ट्रांसपोर्टेशन होता है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ सॉइल पार्टिकल, यहां पर भी डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, बट यहां पर जो डिसइंटीग्रेशन हो रहा है वो सॉइल पार्टिकल का, कि जो पार्टिकल्स आपस में पहले जुड़े हुए थे, ये एक साथ थे क्रम्बली नेचर में, उनको उसने उस नेचुरल कंडीशन से बाहर निकाला है। यहां डिकम्पोजिशन नहीं होता है, ठीक है, यहां ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल पार्टिकल। ठीक है, यहां पर मेरा डिसइंटीग्रेशन प्लस ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन एज वेल, ट्रांसपोर्टेशन प्लस डिपोजिशन यहां पर। कि ट्रांसपोर्टेशन तो है ही है मेरा, डिसइंटीग्रेशन हुआ पहले की, मतलब सॉइल जो जमी हुई थी उसको थोड़ा उन्होंने बाहर निकाला मिट्टी या हवा के थ्रू, फिर वो एक ट्रांसपोर्ट हुई, वो उसको कैरी करके लेकर के गए और फिर उसको डिपॉजिट कर दिया एक जगह पे। दिस इज एक्चुअली अ सॉइल इरोजन। शायद अब आप समझ गए होंगे दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। सो हमें अभी पढ़ना है सॉइल वेदरिंग। सॉइल वेदरिंग के अंदर आते हैं मेरे 3 प्रोसेसेस जिनकी वजह से मेरे रॉक का ब्रेकडाउन होता है। अब मान लीजिए पहले ह्यूमन बींग्स तो थे नहीं, कुछ था नहीं, कोई हथौड़ा लेके तो वहां जाएगा नहीं कि ब्रेक तोड़ तोड़ के उसने उसका रॉक का पत्थर वो बना दिया, सॉइल बना दिया, ये तो पॉसिबल नहीं था। सो कैसे क्या हुआ, अब नेचुरली बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, एंड द प्रोसेसेस आर, कौन से प्रोसेस होते हैं आपके, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। अब फिजिकल प्रोसेस में क्या है, बता सकते हो फिजिकल प्रोसेस में क्या होगा? हाँ, फिजिकल में आपका रेनफॉल हो गया, टेम्परेचर हो गया, रेनफॉल में आपका ड्राई या फिर हाई रेनफॉल, मतलब यहाँ पे मॉइस्चर लगा लीजिए, मॉइस्चर या वाटर, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया। सो दीज विल एक्ट एज अ फिजिकल फैक्टर। अब टेम्परेचर है, टेम्परेचर में हाई और लो टेम्परेचर, जब टेम्परेचर हाई होता है तो कोई भी चीज, यहां पर साइंस के स्टूडेंट कौन कौन से, शायद सारे के सारे आप साइंस के स्टूडेंट हो, तो देखो ये मेरा कोई भी सब्सटेंस है, एवरी सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ यहाँ पे पार्टिकल्स। जो आपके सॉलिड हैं उसके अंदर पार्टिकल थोड़े डेंसली पैक होते हैं, उनके बीच में स्पेस कम होता है, लिक्विड में थोड़ा थोड़ा स्पेस ज्यादा होता है और गैसेस के अंदर तो बहुत ज्यादा स्पेस होता है। ठीक है, तो अब जब होता क्या है, जैसे ही टेम्परेचर आप अप्लाई करोगे, जब आप टेम्परेचर अप्लाई करोगे तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये एक्सपैंड होते हैं, फैलते हैं आपके। अब फैलेंगे तो क्या होगा, वो मेरा पार्टिकल भी एक्सपैंड होगा क्योंकि इनके बीच का स्पेस बढ़ रहा है। अब पार्टिकल्स मेरे एक्सपैंड हो गए, मान लीजिए दिन में टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई था, मेरे पार्टिकल्स जो थे एक्सपैंड हो गए, तो मेरा जो रॉक था वो भी एक्सपैंड हो गया। रात के टाइम टेम्परेचर ड्रॉप डाउन हो गया, कम टेम्परेचर हो गया। कम टेम्परेचर होगा तो क्या होगा, अब जो है जैसे हम लोग को ठंड लगती है तो हम सिकुड़ते हैं ना, वी ट्राई टू होल्ड आवर सेल्फ ताकि हमारी बॉडी से हीट लॉस बहुत ज्यादा ना हो। सो सिमिलरली लाइक दैट जो रॉक है वो भी क्या होने लगेगी, कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगी, अपने आप के स्पेस को कम करेगी वो अपने बीच में। ठीक है, जो पार्टिकल्स के बीच, तो ये कॉन्टिन्यूअसली मान लीजिए रोज हो रही है ये चीज। आपको मैं टॉर्चर करूं रोज, थोड़ी देर गर्म थोड़ी देर ठंडा, तो व्हाट विल हैपन, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम योर बॉडी की जो नेचुरल टॉलरेंस है वो खत्म हो जाएगी। सिमिलरली लाइक दैट जब रॉक्स हैं उसमें डेली यही काम हो रहा है कि दिन में वो एक्सपैंड हो रही है, रात में कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, तो देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेस।
स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा, और स्ट्रेस डेवलप होगा तो क्या होगा, मेरी रॉक जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगी, ठीक है, ड्यू टू स्ट्रेस इट विल ब्रेक डाउन। दूसरा एक और फैक्टर होता है, अब मान लीजिए स्ट्रेस की वजह से वो ब्रेक डाउन हो गई, या फिर ब्रेक डाउन नहीं हुई, उसमें क्रैक्स बन गए, क्रैक्स बन गए। विंटर सीजन में इन क्रैक्स में मॉइस्चर तो रहता ही है, ऑब्वियस सी बात है, मॉइस्चर है, रेनफॉल है, तो आपके यहाँ पे वाटर डिपॉजिट हो गया। वाटर डिपॉजिट हुआ तो टेम्परेचर कम होने की वजह से क्या हुआ, फ्रॉस्ट हो गई। यहाँ पे दिन में ये फ्रॉस्ट पिघल गई, रात में फिर से फ्रॉस्टिंग हो गई। तो जब ये फ्रॉस्टिंग के भी बार बार, जब फ्रॉस्टिंग बीच में पानी जमेगा तो वो भी क्या करेगा, एक्सपैंड होने की कोशिश करेगा कि लाइक दिस इज देयर, मान लीजिए ये क्रैक है, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे ये आइस जमेगी, ये भी एक्सपैंड होने की कोशिश करेगी, या फिर मेल्ट होगी तो ये गैप जो है बंद होगा। जब ये वापस से फ्रीज आउट होगी तो ये मतलब साइज में तो आएगी ना, तो वापस से कॉन्ट्रैक्शन और आपका एक्सपेंशन की वजह से वापस इसमें स्ट्रेस डेवलप होगा, जिसकी वजह से ये ब्रेक डाउन हो जाएगी। सो दिस इज हाउ, एंड ऑल दीज फैक्टर, ऐसा नहीं है कि ये फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल फैक्टर जो है इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, दे आर डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर, एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट रहते हैं। मान लीजिए यहाँ फ्रॉस्टिंग हो रही है, बायोलॉजिकल मटेरियल कैसे हेल्प करेगा, यहाँ पर कोई प्लांट ग्रो कर गया, उस प्लांट की रूट्स इसमें पेनिट्रेट कर गई, रूट पेनिट्रेट कर जाएंगे तो क्या होगा, ब्रेक डाउन कर देंगी, जैसे जैसे रूट की ग्रोथ होगी वो तोड़ देगी रॉक को। तो दे ऑल आर इंटर रिलेटेड, सारे साथ मिलकर काम करते हैं। नाउ केमिकल प्रोसेस, केमिकल इज ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन योर फिजिकल, यहाँ पे आपके डिफरेंट प्रोसेस आ जाएंगे, लाइक योर सॉल्यूशन इज देयर, रिडक्शन इज देयर, आपका कार्बोनेशन इज देयर। इस रीजन में क्यों नहीं मार्केट चल रहा है, कार्बोनेशन इज देयर, हाइड्रोलिसिस इज देयर। अब केमिकल में क्या होता है कि आपकी जितने भी रॉक्स हैं, दे ऑल आर मेड अप ऑफ मिनरल्स। अब ये मिनरल्स क्या है, केमिकल है, किसी ना किसी की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होगी, कोई हाईली रिएक्टिव होगा, कोई लेस रिएक्टिव होगा, कोई वाटर के साथ तो सभी के सभी बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, है ना। तो अब होगा क्या आपका, मान लीजिए जैसे आपकी कोई रॉक है, उसके अंदर सोडियम है बहुत ज्यादा, या आपका कैल्शियम है, कैल्शियम जब वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो वो क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, ठीक है। या फिर मान लीजिए लाइम रॉक है, तो उसमें कार्बन कंपाउंड भी है, कैल्शियम भी है, कैल्शियम बहुत ज्यादा है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, आपका कैल्शियम ऑक्साइड बनाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया, कैल्शियम कार्बोनेट बना, जो कि फर्दर आपका कार्बन से रिएक्ट करके या वाटर से रिएक्ट करके आपका कार्बोनिक एसिड बना। तो इस तरीके से जो है हाइड्रोलिसिस और ये अदर प्रोसेस जो है, इनकी वजह से हमारा इरोजन हो जाता है, सॉरी वेदरिंग हो जाती है। रिडक्शन, मान लीजिए आपका कोई मेटल है, आयरन प्रेजेंट है बहुत ज्यादा किसी रॉक में, अब वो कैसे ब्रेक डाउन होगी, आयरन तो बहुत ही लीस्ट रिएक्टिव है, अब हो जाएगा रिडक्शन। वहां पर मॉइस्चर भी है और आपका ऑक्सीजन भी है, हवा में, एनवायरमेंट में आपकी ऑक्सीजन है, बारिश हो गई, मॉइस्चर भी प्रेजेंट है। सो व्हाट विल हैपन, आपका जो आयरन है इट विल रिएक्ट टू द ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, ठीक है, रिडक्शन हो जाएगा। सॉल्यूशन, कोई हाईली सॉल्यूबल है वाटर में, सॉल्व हो, डिसॉल्व होगी वो चीज, और आपका केमिकल बेस्ड प्रोसेस। बायोलॉजिकल, प्लांट की रूट्स का तो मैंने आपको बता दिया। एनिमल्स, मान लीजिए रैट है, उन्होंने रॉक के अंदर बरो बनाना शुरू कर दिया। माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लाइकन है, मोस है, तो ये सब क्या करते हैं, दीज आर बायोलॉजिकल प्रोसेसेस बाय विच योर वेदरिंग इज टेकन प्लेस, ठीक है। अब जब हम ये वेदरिंग वाला पढ़ लेंगे, जब हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम पढ़ेंगे सॉइल होराइजन एंड सॉइल प्रोफाइल। सॉइल होराइजन एंड सॉइल प्रोफाइल, कि सॉइल का वर्टिकल सेक्शन क्या है, ठीक है, सॉइल का हॉरिजॉन्टल सेक्शन क्या है। हॉरिजॉन्टल, लाइक आप लोगों ने पढ़ा होगा ना बचपन में, होराइजन A B C D पढ़ा होगा,
है ना। सो सॉइल होराइजन, सॉइल प्रोफाइल, कि सॉइल को अगर मैं नीचे तक डग करूं तो मेरी सॉइल की प्रॉपर्टी कैसे होगी, ये आप सभी ने पढ़ा होगा कि जैसे जैसे अब ये सॉइल प्रोफाइल है, ये मैंने किस बेसिस पर क्लासिफाई किया है कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉइल ऑफ डिफरेंट लेयर, कि डिफरेंट लेयर की डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्या है। अब मान लीजिए मेरी सॉइल तो बिल्कुल बहुत नीचे तक है, तो प्रोफाइल बहुत डीप प्रोफाइल है, तो यहाँ पर मेरी सॉइल बहुत क्रम्बली है। आपने पानी दिया, मैं कहती हूँ कि मेरा वाटर जो है नीचे डीप डाउन जा करके आपका क्या हो रहा है, लीच आउट कर रहा है, कहीं पर डिपॉजिट होगा, तो ये वाटर जाके कहीं पर तो डिपॉजिट होगा ना, तो वहां पे जो सॉइल की प्रोफाइल होगी उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी उस होराइजन की। सो सॉइल प्रोफाइल क्या है, ये एक वर्टिकल सेक्शन होता है सॉइल का, कि मैं जैसे जैसे नीचे जाऊंगी मेरी सॉइल की प्रॉपर्टी कैसे चेंज होगी। अब ये जो होराइजन है ये क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टी आई हैव क्लासिफाइड देम इन होराइजन। होराइजन में मैंने क्लासिफाई कर दिया ए होराइजन, बी होराइजन, सी होराइजन, डी होराइजन, इन सभी की प्रॉपर्टी सेम है ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी एंड फंक्शनिंग। जैसे ए होराइजन है, यहां से लीचिंग बहुत ज्यादा होगी, जो ए होराइजन के अंदर एक ई जोन प्रेजेंट होता है जहां से लीचिंग बहुत ज्यादा होती है, तो दैट जोन इज कॉल्ड एज योर जोन ऑफ मैक्सिमम लीचिंग। अब वो लीच होकर के कहीं तो जमा होगा, कहीं तो डिपॉजिट होगा, सो इट विल बी डिपॉजिटेड इनटू योर बी होराइजन, तो बी को हम बोलते हैं जोन ऑफ मैक्सिमम एक्यूमुलेशन। ठीक है, फिर सी होराइजन आ जाएगा जहां पर थोड़ी बहुत रॉक प्रेजेंट होती है, सॉइल प्रेजेंट है, जो वाटर है यहाँ पर जाके डिपॉजिट हो जाता है। डी में हमारी बेड रॉक प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो वी हैव टू रीड दैट होराइजन एंड प्रोफाइल। होराइजन एंड प्रोफाइल के बाद आ जाएगी हमारी सॉइल के टाइप्स आ जाएंगे। अब ये जो सॉइल के टाइप्स है, ये हमें दो क्लासिफिकेशन पढ़नी है, यूएसडीए की और इंडियन क्लासिफिकेशन। इस रीजन में ही कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, इंडियन क्लासिफिकेशन हमें पढ़ना है। इंडियन क्लासिफिकेशन में तो आपकी ये आ जाएगी ब्लैक सॉइल, येलो सॉइल, रेड सॉइल, एलुवियल सॉइल। यूएसडीए क्लासिफिकेशन में कोई बता सकता है क्या आएगा? आप लोगों ने पढ़ा होगा वर्टिसोल, एल्फीसोल, अल्टीसोल्स, ये जितने भी है हमारे, वो सब 12 क्लासेस हैं इसमें, वो सभी आ जाएंगे आपकी यूएसडीए क्लासिफिकेशन में, इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। सो हमें वो सब पढ़ना है। आफ्टर दैट जब हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा, सॉइल के टाइप्स जब हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद आ जाएगी हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल। अब ये जो सॉइल की प्रॉपर्टी है, इसमें हमें पढ़ना है फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब फिजिकल प्रॉपर्टी में तो आपका आ जाएगा सॉइल टेक्सचर कैसा होता है, स्ट्रक्चर कैसा होगा आपका, कलर कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, ये सब किस में आ जाएगा आपका सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टी में। उसके बाद आती है आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या आ जाएगा आपका पीएच, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, एनायन एक्सचेंज कैपेसिटी, बफर कैपेसिटी। ठीक है, ये सब किस में आ जाएगा आपका केमिकल प्रॉपर्टीज में। पीएच के बेसिस पर हम पढ़ेंगे सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल, एसिडिक सॉइल, बेसिक सॉइल, योर कैट क्लेज, सो ये सब हमारी आ जाएंगी। देन बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी में अब आपके सॉइल है तो उसमें ऑर्गेनिक मैटर होगा, ऑर्गेनिक मैटर है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, रैट्स वगैरह होंगे, प्लांट्स होंगे, तो दैट विल बी देयर कि आपकी बेनिफिशियल है नहीं है बेनिफिशियल, तो हमें वो सब करना है यहाँ पे। ठीक है, सो आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज हो जाएंगी सॉइल की प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हमारा कोर्स ऑफ एक्शन रहेगा। फिर हमारा आ जाएगा मिनरल न्यूट्रिशन आ जाएगा कि सॉइल के अंदर कौन कौन से प्रोडक्टिव, फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी आ जाएगा। फिर हमारा मिनरल न्यूट्रिशन आ जाएगा कि प्लांट को किस तरीके के न्यूट्रिएंट चाहिए। एक इसमें है एसेंशियलिटी क्राइटेरिया कि सॉइल के अंदर आपके जो मिनरल्स होते हैं उसमें से कुछ एक मिनरल्स ही हैं जो प्लांट के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो जो है, जो वो
मिनरल्स हैं, दे आर कॉल्ड एज योर एसेंशियल न्यूट्रिएंट। उन एसेंशियल न्यूट्रिएंट पे आप कोई सा भी पेपर उठा के देख लीजिए, सभी के सभी पेपर में आपको ये क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा कि व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी, तो हमें वो पढ़ना है। फिर उसके बाद हमारे मिनरल न्यूट्रिशन आ जाएगा कि कौन से मिनरल की क्या फंक्शन है प्लांट के अंदर, क्या डेफिशिएंसी सिम्टम्स हैं। तो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स योर एग्रीकल्चर विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो ये सभी हमें पढ़ना है, तो हम मंडे से शुरू करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज क्लास। आज के लिए ये काफी है। ठीक है, अगर किसी को कुछ डाउट हो जो हमने आज पढ़ा है क्रॉप इंटेंसिफिकेशन या इंटेंसिटी, तो पूछ लेना, बताइए। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।